हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो कल क्या पढ़ रहे थे अपन? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ लिया था। सप्लाई होती क्या है? किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जो कि उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है, उसको अपन क्या कहते हैं? आपूर्ति कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। और ये जो सप्लाई होती है, ये कितने प्रकार की होती है? 5 बड़े प्रकार पड़े अपन ने। एक तो बाजार आपूर्ति, अल्पकालिक आपूर्ति जो कि अल्पकाल में हो जाती है, दीर्घकालिक जिसके लिए टाइम ज्यादा लगता है, और संयुक्त संयुक्त आपूर्ति क्या होती है? जब किसी एक चीज की जो है वो आपूर्ति और उसके साथ में उसका क्या बने? बाई प्रोडक्ट, सह उत्पाद बने। और समग्र आपूर्ति, एक चीज को बनाने के लिए अपन को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे? तो सबसे पहला होता है मूल्य, दूसरा विक्रेता की भविष्य की कीमत की अपेक्षा, तीसरा प्राकृतिक स्थितियां, माल या सेवा की प्रकृति। क्या मतलब इसका? माल या सेवा की प्रकृति का, वस्तु या सेवा की प्रकृति का मतलब क्या है? क्वालिटी, या फिर जो है वो जल्दी खराब होने वाली है या नहीं है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो कि क्या हो जाती है? जल्दी खराब हो जाती है, तो उनको कहते हैं अपन पेरिशेबल गुड्स। जो है वो क्या होती है? पेरिशेबल गुड्स, यानी जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं। और एक होती है जो कि लंबे समय तक चलती है, उनको कहते हैं नॉन पेरिशेबल गुड्स। जैसे मान लो कोई सब्जी है, तो सब्जी जो है वो क्या हो जाएगी? जल्दी खराब हो जाएगी। टमाटर की सप्लाई है, वो जल्दी खराब हो जाएगा अगर उसको जो है स्टोर नहीं है। तो गेहूं अगर आपने खरीद लिया एक बार, तो उसकी सप्लाई तो क्या हो जाएगी? पूरे वर्ष भर चली रहेगी, क्योंकि वो खराब नहीं होता, इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फल है, सब्जी है, ये चीजें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। और इनका एक सीजन आता है, सिर्फ उसी समय उसकी सप्लाई होगी, बाकी समय उसकी सप्लाई नहीं होगी। तो सप्लाई को अफेक्ट करने वाला एक और कारण क्या हो जाएगा? ये। फिर उत्पादन की लागत, प्रौद्योगिकी और सरकार की। फिर अपन ने ये सब पढ़ लिया था। इसके बाद अगला लिखो आपूर्ति का नियम, रूल ऑफ सप्लाई। ये सब पढ़ने के बाद में तुम खाने खाने चले गए थे, फिर तुम आए ही नहीं, मतलब ऐसे तुम जो है वहां खो गए वहां पे। रूल ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का नियम। आपूर्ति का नियम भी जो जैसे डिमांड का रूल था, वो तो किसके बीच में संबंध बताता था? कीमत और डिमांड के बीच में। वैसे आपूर्ति का नियम कीमत और आपूर्ति के बीच में जो है संबंध बताता है, और ये कहता है कि कीमत और आपूर्ति जो होती है उनके बीच में संबंध कैसा होता है? एक सकारात्मक संबंध होता है। सकारात्मक संबंध होने का मतलब, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है वैसे वैसे आपूर्ति भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जैसे मैंने कल एग्जांपल भी दिया था कि भाई यहाँ पर जैसे पहले कोई पीजी वीजी नहीं हुआ करते थे, कोई कमरे नहीं थे, पर जैसे जैसे कीमतें बढ़ती गई वैसे वैसे आपूर्ति भी क्या होती गई? बढ़ती गई। तो इसको कहते हैं अपन आपूर्ति का नियम। देखो, आपूर्ति का नियम, यह कीमत और आपूर्ति के बीच संबंध दर्शाता है। इट इंडिकेट्स रिलेशन बिटवीन, ये कीमत और आपूर्ति के बीच संबंध दर्शाता है। इट इंडिकेट्स रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ये कीमत और आपूर्ति के बीच संबंध दर्शाता है। इट इंडिकेट्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। कैसा संबंध होता है? दोनों के बीच सकारात्मक संबंध होता है। दोनों के बीच सकारात्मक संबंध होता है। दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशन। दोनों के बीच सकारात्मक संबंध होता है। दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशन। दोनों के बीच सकारात्मक संबंध होता है, अर्थात इट मीन्स, अर्थात जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है, एज द प्राइसेस इंक्रीजेस, जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है, एज द प्राइसेस इंक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, आपूर्ति भी बढ़ती है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है, आपूर्ति भी बढ़ती है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे बना लो इसका ग्राफ। एक तरफ तो ये कीमत, प्राइस, और यहाँ पर है आपूर्ति।
ये वाला जो है तो एक तरफ प्राइस है, कीमत है, और दूसरी तरफ क्वांटिटी है, सप्लाई है। अब जैसे मांग का जो नियम था उसके भी कुछ अपवाद थे, तो इसके भी क्या है, कुछ अपवाद है। तो लिखो उसके अपवाद, आपूर्ति के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ सप्लाई, आपूर्ति के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ सप्लाई। क्या अपवाद होते हैं आपूर्ति के नियम के? कब ऐसा नहीं होगा कि भाई जो है वो कीमतें बढ़ रही है तो आपूर्ति नहीं बढ़ रही है, या कीमतें कम हो रही है तो आपूर्ति कम नहीं हो रही है, ऐसा कब जो है वो हो जाता है? या फिर आपूर्ति बढ़ी हुई है बहुत सारी, कीमतें भी कम रखी हुई है और आपूर्ति भी बढ़ी हुई है, ऐसा कब? देखो, एक तो कंडीशन होती है जब कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को चेंज कर रहा हो, व्यक्ति क्या कर रहा हो, अपने बिजनेस को चेंज कर रहा हो, अपने व्यापार के अंदर परिवर्तन करता हो। कि जैसे मान लो पहले जो है वो कोई व्यक्ति व्यापार करता था किसी चीज का, एसी का व्यापार करता था, एसी का जो है उसका व्यापार था। अब वो एसी से किस पे जाना चाहता है, पंखे पे जाना चाहता है, तो उसके पास एसी की बहुत सारा स्टॉक है, तो वो जितने जल्दी व्यापार को ट्रांसफर करना चाहता है, तो ट्रांसफर करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी जो भी चीजें हैं उनको बहुत सस्ते दामों पर बेच देगा। तो अगर सस्ते दामों में बेचेगा मतलब कीमतें कम है और आपूर्ति क्या हो रखी है, बढ़ी हुई है। ये कीमतें कम है और आपूर्ति क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि व्यक्ति क्या करना चाहता है, व्यापार को चेंज करना चाहता है। व्यापार को जो चेंज कर, जो गेहूं का व्यापार करना चाहता था वो सब उसको चावल का व्यापार करना चाहता है, तो उसके पास में उसका गोडाउन है और उस गोडाउन के अंदर गेहूं भरा पड़ा है, तो वो उसको सोच रहा है कि यार अब मैं ये चावल लाऊंगा तो ये कहाँ रखूंगा, तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस गेहूं को बेचना पड़ेगा। तो मार्केट के अंदर बेचो, जितनी कीमत पे बिक रहा है उतनी भी बेच लो, भले कम कीमत पे कोई ले रहा है तो भी उसको क्या कर देगा, वो दे देगा कि भाई हम जो स्टॉक खाली कर रहे हैं, जितना भी हमारा स्टॉक हो सारा स्टॉक को खाली कर दिया जाए। तो एक तो कंडीशन होती है जब व्यक्ति क्या कर रहा हो, अपने व्यापार में परिवर्तन। दूसरा होता है जब बाजार के अंदर किसी का एकाधिकार हो, मोनोपोली हो। एकाधिकार का मतलब क्या होता है, मोनोपोली होता है, और मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार होता है। एकाधिकार का मतलब क्या है, एक ही कंपनी है उसी का कब्जा है, एक ही व्यापारी है, एक ही कंपनी है जिसका क्या है, पूरे मार्केट के ऊपर कब्जा है। और मार्केट के ऊपर अगर एक ही का कब्जा होगा तो क्या होगा, वो भाई दूसरा कोई सप्लाई करने वाला है ही नहीं, और दूसरा कोई सप्लाई करने वाला नहीं है, तो हो सकता है कि भाई कीमतें तो बढ़ रही है, उसके बाद भी आपूर्ति नहीं बढ़ेगी। आपूर्ति जो है उसके बाद भी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि और कोई दूसरा सप्लाई करने वाला है ही नहीं, एक ही है, उसने जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रखी है कि हम तो इतनी सप्लाई करेंगे, ज्यादा सप्लाई नहीं करेंगे, और वो कर भी नहीं सकता। उसके पास में जितनी फैक्ट्री होगी, एक फैक्ट्री मान लो, जैसे गाड़ियां हैं अभी तो खूब सारे ब्रांड की आती है, अगर गाड़ियां एक ही ब्रांड की आने लग जाए, तो सिर्फ मान लो महिंद्रा की गाड़ी आ रही है, तो सिर्फ महिंद्रा की फैक्ट्रियों में गाड़ी बनेगी, और महिंद्रा की गाड़ियों की फैक्ट्री में बचेगी, तो इसका मतलब इसका जो गाड़ी वाला ऑटोमोबाइल का मार्केट है, इसके ऊपर मोनोपोली होगी किसकी, महिंद्रा की। तो फिर क्या होगा, फिर आपकी कीमतें तो बढ़ रही है, परंतु फिर भी महिंद्रा वाले के पास 10 फैक्ट्रीज है। अब वो 10 फैक्ट्री से महीने की 100 गाड़ियां बना सकते हैं। कितनी गाड़ियां बना सकते हैं, 100। तो कीमतें भले ही कितनी बढ़ा दो, पर सप्लाई तो वो कितनी करेंगे, 100 ही करेंगे, 100 से ज्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उनके पास जितनी कैपेसिटी हो तो उन्होंने सारी यूज कर ली, और कोई दूसरा सप्लाई करने वाला है नहीं, और दूसरा सप्लाई करने वाला नहीं है, तो भले ही कीमतें बढ़ रही हो परंतु फिर भी क्या नहीं बढ़ेगी, आपूर्ति जो है वो नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ रही है आपूर्ति? क्योंकि बाजार के ऊपर एकाधिकार है। लिखो दो। सबसे पहला व्यवसाय का परिवर्तन, व्यवसाय का परिवर्तन, चेंज ऑफ बिजनेस। जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में परिवर्तन करता है, व्हेन अ पर्सन चेंजेस इज बिजनेस, जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में परिवर्तन करता है, तब वह पुराने माल को, देन दैट पर्सन would sell his old stocks, old would sell his old stock even at low prices। तब वह पुराने माल को कम कीमतों पर भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है।
तब वह अपने पुराने माल को कम कीमतों पर भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। देन he would sell his old stock at low prices, even at low prices. पुराने माल को जो है वो कम कीमतों पर भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा है एकाधिकार, मोनोपोली। यदि बाजार पर एक ही उत्पादक का अधिकार है, इफ ओनली वन प्रोड्यूसर कंट्रोल्स द मार्केट, यदि बाजार पर सिर्फ एक ही उत्पादक का अधिकार है तो वह कीमतें बढ़ने पर भी आपूर्ति को नहीं बढ़ाता है। देन he would not increase the supply, तब वह कीमतें बढ़ने पर भी आपूर्ति को नहीं बढ़ाता। Then he would not increase the supply even when prices are increasing, तब वह कीमतों के बढ़ने पर भी आपूर्ति को नहीं बढ़ाता है। तीसरा है सरकारी प्रतिबंध। सप्लाई और किससे अफेक्ट होती है? कीमतें बढ़ रही है फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि सरकार ने क्या लगा दिए? प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया मतलब जैसे लॉकडाउन, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया। अब लॉकडाउन लगा दिया तो भले ही किसी चीज की कीमत कितनी बढ़ी हुई हो, आप उसकी सप्लाई नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कहे साहब मैं तो जो है वो जैसे ये कोचिंग वोचिंग बंद थी कई 1-2 साल, अब बंद थी तो उसके अंदर कोई व्यक्ति आ जाए ये कह दे साहब मेरे को तो चाहे 2 लाख रुपए ले लो मुझे तो पढ़ाओ, सब नहीं पढ़ा सकते। 10 लाख ले लो तो नहीं पढ़ा सकते। कितना ही जो है वो प्राइसेस बढ़ा दो परंतु क्या नहीं बढ़ सकती? सप्लाई नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि बाजार ने में क्या लगा रखा है? उन्होंने प्रतिबंध लगा रखा है। जैसे कोई नशीले पदार्थ होते हैं, कई चीजें जिनके ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। अब कोई जो उसको खरीदना है वो हो सकता है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा देने को तैयार हो, तो भी उसकी जो है वो सप्लाई नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि वो क्या है? प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित है इस वजह से उसकी सप्लाई नहीं होती है। देखो सरकारी प्रतिबंध, अब इसमें तो सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो। जैसे कोरोना काल में लगाया गया लॉकडाउन, फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन इम्पोज्ड ड्यूरिंग कोविड पीरियड। जैसे कोरोना काल में लगाया गया लॉकडाउन। और क्या हो? अगला प्राकृतिक घटना, नेचुरल फिनोमेना। प्राकृतिक घटना, नेचुरल फिनोमेना। तो किसी प्राकृतिक घटना के कारण भी ऐसा हो सकता है कि जो है सप्लाई ना हो, कीमतें बढ़ने पर भी सप्लाई जो है वो ना हो। जैसे प्राकृतिक घटना, कोई बीमारी फैल गई, जैसे ये होता है ना चिकन वगैरह मुर्गे हैं, तो मुर्गों के अंदर कोई बीमारी फैल गई तो मुर्गों में बीमारी फैल जाएगी तो क्या हो जाएगा? इनकी बीमारी जो है बड़ी वैसे संक्रामक टाइप की होती है, तो जैसे संक्रामक बीमारी होगी तो फिर वो मुर्गों की आपूर्ति बंद हो जाएगी। तो पोल्ट्री फार्म्स वालों को जो है अपने जितने भी उनके यहाँ ये चिकन वगैरह वो सब क्या करने पड़ेंगे? वो खत्म करने पड़ेंगे उनको, क्योंकि फिर आप उसकी बीमारी को आप ज्यादा नहीं फैला सकते। तो एक ऐसी प्राकृतिक घटना हुई। अब चाहे व्यक्ति कोई उसकी कीमत ज्यादा देने को तैयार है फिर भी आप उसकी सप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्राकृतिक घटना हो गई। या फिर कहीं पर बाढ़ आ जाए, कहीं पर जो है वो कोई तूफान आ जाए, तो इसकी वजह से भी सप्लाई क्या हो सकती है? रुक सकती है। तो भले ही कीमतें बढ़ रही है परंतु फिर भी सप्लाई नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि जहां से ये सप्लाई होने वाली है वहां पर जो है वो बाढ़ आई हुई है या वहां पर जो है वो कोई तूफान आया हुआ है, तो उस तूफान आया हुआ है, कोई भूकंप आ गया, तो इस वजह से उस जगह से कोई सप्लाई जो है वो नहीं हो सकती। तो प्राकृतिक घटना जैसे लिख लो जैसे बाढ़, तूफान, एग्जाम्पल फ्लड, साइक्लोन एटसेट्रा, बाढ़, तूफान आदि। और फिर एक होता है प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन जब होगा तो क्या होगा? दो उत्पादक है और उनके बीच में क्या चल रहा है? कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन चल रहा है तो वो
ये भी व्यक्ति जो है ज्यादा में बेचने की कोशिश करेगा, सप्लाई बढ़ाएगा कि लो हमारे पास में और भी ज्यादा है, और हम कीमतें क्या कर रहे हैं, और भी कम कर रहे हैं। फिर जैसे ये कीमतें कम करेगा तो वो दूसरा जोश में आएगा, वो कहेगा हम और भी कम कर रहे हैं और हमारे पास में सप्लाई और ज्यादा है, तो कीमतें भी कम हो रही है और सप्लाई भी ज्यादा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, कंपटीशन के कारण। जब दो उत्पादक एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, व्हेन टू प्रोड्यूसर कॉम्पीट विद ईच अदर, जब दो उत्पादक एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, व्हेन टू प्रोड्यूसर कॉम्पीट विद ईच अदर, दो उत्पादक एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, तब कम कीमतों पर भी आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। देन सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड इवन एट लो प्राइसेस। तब कम कीमतों पर भी आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। ये है सब क्या उसके। अब जो मूल्य का निर्धारण होता है, किसी भी चीज की हम प्राइस डिसाइड करते हैं, तो कैसे डिसाइड करते हैं, किसी भी चीज की कीमत कहाँ कैसे डिसाइड होती है, तो दो चीजें देखी जाती है, एक तो डिमांड और दूसरा सप्लाई। डिमांड और सप्लाई वो आपस में क्या होनी चाहिए, मीट होनी चाहिए। तो भाई एक तो अपन ने देखा इसका नियम है मांग का नियम, और दूसरा कौन सा नियम है, आपूर्ति का नियम। एक तो नियम होता है कौन सा, मांग का नियम, और दूसरा आपूर्ति का नियम। मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम बताता है कीमतों और मांग के बीच में नकारात्मक संबंध है, नेगेटिव रिलेशन है, कि अगर कीमतें जो है वो कम होगी तो मांग क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर कीमतें बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो ये है। और दूसरा सप्लाई का नियम, वो किसका, वो क्या बताता है, कि वो बताता है कि उन दोनों के बीच में सकारात्मक संबंध है, कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है तो किसी भी चीज को जब हम देखते हैं कि भाई रियलिटी के अंदर उसकी प्राइस कितनी होती है, तो वो ये होती है जब ये दोनों की दोनों चीजें क्या हो जाए, मिल जाए। ये देखो, ये जो मांग का नियम होता है ये दिखाता है उपभोक्ता के दृष्टिकोण को, कि उपभोक्ता जो है वो कैसा बिहेव करता है, वो प्राइस को देखकर कैसा बिहेव करता है। कि वो देखता है कि भाई प्राइस बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, अपने आप मांग को कम कर देगा, और वो देखेगा कि प्राइस कम हो रही है तो अपनी मांग को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और दूसरी तरफ जो सप्लाई है, ये जो रूल ऑफ सप्लाई है, ये दिखाता है उत्पादक या विक्रेता के दृष्टिकोण को। इसके दृष्टिकोण को दिखा रहा है, उत्पादक या विक्रेता के दृष्टिकोण को। और किसी भी चीज की जब कीमत निर्धारित होती है तो वो तब होती है जब दोनों के दोनों क्या हो जाए, राजी हो जाए। कि भाई एक तरफ तो उपभोक्ता और दूसरी तरफ जो सप्लायर है, वो दोनों जिस कीमत पर राजी हो जाए, जिस पर जो सहमत हो जाते हैं, उसी को क्या कह देते हैं, कीमत। जैसे आप जो है किसी वो रूम लेने गए, तो रूम लेने गए तो आपने उससे कहा, जो भी कमरे वाला है, मालिक है, उससे पूछा कि साहब ये कितने का है, कितने का दोगे, तो उसने कहा 10,000 रुपये महीने का लगेगा। तो उसने यानी प्राइस कुछ बताई। अब आपको लग रही है कि प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, तो आप अपनी डिमांड को क्या कर दोगे, कम। आप कह दोगे नहीं साहब मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे को अलग रूम नहीं चाहिए, मैं तो किसी पीजी में रह जाऊंगा। तो अलग रूम ना रह के आपने कहा कि मैं मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो इसका मतलब आपने अपने डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे डिमांड कम होगी तो वो जो सप्लायर है वो देखेगा कि अरे यार अपने तो जो इस प्राइस पे तो बैठ नहीं रहा, इस प्राइस पे नहीं बैठ रहा, तो वो क्या करेगा, वो अपनी कीमतों को थोड़ा सा कम करेगा, थोड़ा सा कम करेगा, फिर आप अपनी डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाओगे। इस तरीके से एक लेवल पर आ जाओगे, और जिस लेवल के ऊपर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे। और जिस चीज पर सहमत हो जाएंगे, जिस कीमत पर सहमत हो जाएंगे, जहां पर उपभोक्ता और सप्लायर वो जिस पॉइंट पर सहमत हुए, उसी को कह देते हैं अपन क्या, कीमत। कि जैसे पहले मान लो आपने कहा 6,000 रुपए, कि भाई मैं तो 6,000 रुपए में ही लूंगा इसको, तो वो कहेगा नहीं नहीं 6,000 रुपए में तो मैं इसकी आपूर्ति नहीं करूंगा। फिर आप थोड़ा उसको बढ़ाओगे, आपको चलो ठीक है 6,000 नहीं तो 8,000, फिर वो कहता हाँ चलो ठीक है 8,000 में ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए, किसी एक पॉइंट पर आकर सहमत हो गए। तो कीमत का निर्धारण कब होता है, जब कौन सहमत हो जाए, उत्पादक और उपभोक्ता, ये दोनों जिस पॉइंट पर सहमत होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, कीमत कहते हैं। उसी पर जो है वो प्राइस कहा जाता है। और इसके लिए क्या करते हैं, तो ये जैसे एक तो नियम था, ये तो है आपूर्ति का नियम, और ये किसके ग्राफ है, डिमांड का। इन दोनों जहां क्रॉस करते हैं, उस क्रॉस जहां पर करते हैं उसी को क्या कहते हैं अपन, कीमत कहते हैं। तो भाई एक तो अपन ने पढ़ा था किसका नियम था, ये तो है किसका ग्राफ, मांग के नियम का ग्राफ, और ये किसका ग्राफ है, आपूर्ति के नियम। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं कीमत। ये है उस चीज की प्राइस। बस लिख लो, देखो कीमत का निर्धारण, कीमत का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस।
कीमत का निर्धारण क्या है? आपूर्ति के नियम के अपवाद में कौन सी वस्तु है? सुनाई दिया किसी को? हाँ, अब बता दो, बता दो। हाँ, नाशवान वस्तु भी आती है, नाशवान वस्तु भी है, प्रतिष्ठाई वस्तु भी आती है, पर अपने देखो सारे नहीं लिखे इसके अंदर। बैठो बैठो, वापस चले जाओ। तो इसके अंदर जो है वो और भी एक्सेप्शंस जो है वो आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये 5 अपने लिख लिया बस यही हो गया, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा और भी एक्सेप्शन आते हैं, परंतु अपने हिसाब से कि भाई ज्यादा अपन को जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर इसी टॉपिक पर कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ कुछ चीजें जो है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी बातें पता है तो उससे काम चल जाता है। उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब लिखो, देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत का निर्धारण। मांग का नियम, मांग का नियम उपभोक्ता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। मांग का नियम उपभोक्ता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। रूल ऑफ डिमांड शोज व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। मांग का नियम उपभोक्ता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। रूल ऑफ डिमांड शोज व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर। तथा आपूर्ति का नियम एंड रूल ऑफ सप्लाई, तथा आपूर्ति का नियम एंड रूल ऑफ सप्लाई, तथा आपूर्ति का नियम उत्पादक के दृष्टिकोण को दर्शाता है। रूल ऑफ सप्लाई शोज रूल ऑफ सप्लाई शोज व्यू पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर, तथा आपूर्ति का नियम उत्पादक के दृष्टिकोण को दर्शाता है। कीमत वह बिंदु है, प्राइस इज दैट पॉइंट, कीमत वह बिंदु है, प्राइस इज दैट पॉइंट जहां उपभोक्ता और उत्पादक दोनों सहमत हो, या जिस पर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों सहमत हो। प्राइस इज दैट पॉइंट वेयर बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर एग्रीड। वह बिंदु है जहां पर उत्पादक और उपभोक्ता दोनों सहमत हो। अब ये ग्राफ बना लो। एक तरफ तो सप्लाई है और दूसरी तरफ डिमांड। तो इस तरीके से उपभोक्ता और कौन 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 एग्री कर जाए, जिस पर उपभोक्ता भी एग्री कर जाए और उत्पादक भी एग्री कर जाए, उसी को क्या करते हैं, प्राइस कहते हैं। तो प्राइस वो होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाती है, मीट कर जाती है। तो इसलिए प्राइस का डिटर्मिनेशन हमेशा डिमांड एंड सप्लाई से होता है। कभी प्राइस जो है वो ज्यादा और कम नहीं होती। तो 28-88 हजार क्या ज्यादा है? प्राइस ज्यादा है, ये कम है? कोई ज्यादा नहीं है, बहुत कम है वैसे तो। पर ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर कौन एग्री हो चुके हैं, उपभोक्ता एग्री है। उपभोक्ता को कोई दिक्कत नहीं हुई देने में, और उत्पादक को कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, नहीं, फिक्स ही है। पर अगर अगर ऐसा कर दे, मान लो सपोज करो ऐसा करते कि भाई यही जो कीमत है, ये जो प्राइस है, अब इसको प्राइस को बढ़ाकर 50 लाख कर दो। आप क्या कर दो, 50 लाख कर दो। 50 लाख कर दोगे तो क्या होगा, कोई नहीं आएगा, खाली पड़ा रहेगा। जैसे खाली पड़ा रहेगा तो लगेगा कि यार अपने प्राइस बहुत ज्यादा कर दी। तो ये तो जो है वो इसका मतलब जो उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता ने अपनी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। डिमांड को कम कर दिया तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर प्राइसेस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो प्राइसेस को फिर व्यक्ति क्या करेगा, कम करेगा। कितने के ऊपर आते हैं लोग,
जैसे ये डिसाइड कर लेंगे यार अपन तो जो है वो 100 लोगों को ही पढ़ाएंगे, पर जो 100 लोग पढ़ाएंगे उसको जो है वो अपन जितना जचेगी उतना चार्ज करेंगे। अगर ये निर्धारित कर लिया जाए तो फिर क्या हो, तो 50 लाख में, तो 50 लाख में तो सब 100 नहीं, एक कोई आदमी आया तो एक को तो नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर उसको जो है थोड़ा सा कम करो कि 40 लाख में, तो सब 4-5 आ गए। फिर और कम करो कि 30 लाख में, तो फिर और थोड़े बहुत लोग आए। फिर और कम करो, तो ऐसे करके लोग क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको जो है वो 100 लोग जिनको आप चाहिए वो 100 लोग क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बस वो 100 लोग तैयार हो गए कि भाई हमें तो हम इस प्राइस के ऊपर भी तैयार है, तो इसका मतलब कंज्यूमर भी तैयार है और सप्लायर भी तैयार है। जिस पॉइंट पर दोनों तैयार हो जाते हैं उसी को क्या कह देते हैं अपन, उसको जो है कीमत कहते हैं। तो किसी भी चीज की जो कीमत निर्धारित होती है वो किसके आधार पर होती है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो है कीमतें निर्धारित होती है। कीमतें जो है वो ऐसे नहीं होती। तो इसलिए 88,000 कोई ज्यादा कीमत नहीं है, बहुत कम है। वैसे तो क्या है, ये बहुत कम है। क्या होता है 88,000, कुछ भी नहीं होता। महीने की कितनी आती है, महीने की कितनी फीस आती है, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए 15 महीने पढ़ाते, 15 महीने तो मिनिमम, 15 महीने मिनिमम पढ़ाओ तो 6,000 रुपए जो है वो क्या होती है, मंथली। 6,000 रुपए मंथली, और उसके अंदर 6,000 रुपए मंथली के अंदर कोई छोटे बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाता। कोई छोटा बच्चा होता है ना फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, उसको 6,000 रुपए महीने में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता, ढंग की बात तो पढ़ाते ही नहीं है। छोटे फर्स्ट क्लास के अंदर आप कोई जो है जयपुर की वो ढंगी स्कूल के अंदर एडमिशन करा के देखो अपने बच्चों का, उसकी जो फीस होगी वो कितनी होगी, काफी लाखों के अंदर जो है वो फीसेज है। गुड़गांव के अंदर एक जो है वो स्कूल है, उसमें फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन कराने पर 16 लाख रुपए फीस है। साल की कितनी फीस है, 16 लाख रुपए। अब वहां पर और वो पढ़ा कौन सी क्लास रहे, फर्स्ट। फर्स्ट क्लास में क्या तो पढ़ाते होंगे, यहाँ पे तुमको जो है वो सारी, मतलब इतिहास से लेकर अर्थशास्त्र और दर्शन और पता नहीं कहाँ कहाँ, हिंदी इंग्लिश और तुम्हारे जो जो अब तक जितने स्कूल के एजुकेशन में कॉलेज के एजुकेशन में जो जो कमियां रही है, कमियां मतलब उसमें तो कोई पढ़ा ही नहीं है कुछ, वो सब की सब चीजें जो है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पता लगेगा तुम्हें, कह रहे यार अच्छा ये होती है क्या पढ़ाई, इतने साल अपन जो करके आए थे वो क्या था, वो तो अपने साथ में क्या हो गया, मजाक। और उसके लिए अपन ने इतने पैसे भी लगाए, बचपन से जो है उस पर क्या लगा रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं और टाइम भी लगा रहे हैं, और ये 15 महीने के अंदर सारा चीजें जो है वो सारी की सारी एक साथ क्लियर होगी। तो पहले पता होता तो पहले पढ़ते ही नहीं, सीधे यही डिसाइड कर लेते कि भाई वो 15 महीने वाला कर लेंगे ना, वहां पे जाके क्रैश कोर्स जो है वो कर लिया जाएगा और उससे जो है सब चीजें क्लियर हो ही जाएगी। तो तो इसलिए कीमत जो है वो ऐसे, खैर ये तो अलग बात है, पर कीमत किसके आधार पर निर्धारित होती है, मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। एक तो कीमत के निर्धारण का ये तरीका होता है, एक दूसरा भी कारक होता है कीमत को निर्धारण करने में, और वो होता है कि भाई जो लागत के आधार पर भी होता है कि भाई किसी भी चीज की हम कीमत निर्धारित कर रहे हैं तो किसके आधार पर निर्धारित करेंगे, लागत कि उसको उत्पादित करने की कॉस्ट कितनी आती है। किसी भी चीज को उत्पादित करने की क्या आती है, एक लागत लागत आती है, कॉस्ट आती है, और उस कॉस्ट के आधार पर भी चीजों की कीमतें निर्धारित हुआ करती है। वो क्या होती है उसको अपन कहते हैं, कहते देखो पहले ये क्वेश्चन देख लो फिर आगे देख, पढ़ने में आ रहा है।
क्या होगा? सी। कितने लोगों को लगता है सी है? कितने लोगों को सी? और ए और बी? बी के भी हैं एक दो। और डी? डी के अंदर सी वाले कौन कौन थे? वापस आओ, हाथ खड़े करो। देखो ये क्या पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु की बाजार मांग बढ़ सकती है। तो यानी मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब किसी चीज की मांग जो है कब बढ़ती है? जब कीमतें, जो मांग का नियम क्या कहता है? कीमतें बढ़े तब तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कीमतें कम हो तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखो, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। किसी चीज की डिमांड कब बढ़ रही है? जैसा मैंने कहा था, उसके डिमांड को अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से थे? तो उसमें एक था कि संबंधित वस्तुएं। तो संबंधित वस्तुओं में एक होती है कौन सी वस्तुएं? प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तु भी कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर जो सब्स्टिट्यूट है उस सब्स्टिट्यूट की कीमतें क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अगर सब्स्टिट्यूट की कीमत बढ़ गई तो लोग किस पर ट्रांसफर हो जाएंगे? दूसरे पर। चाय और कॉफी, उसके अंदर अगर कॉफी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो लोग क्या पीने लग जाएंगे? चाय। तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यानी, और ये यही कह रहा है कि डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो डिमांड किसके कारण बढ़ रही है? प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो। यानी पहला कथन तो सही है, ये तो बात सही है। दूसरा, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। अब पूरक वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होगी तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? अगर पूरक वस्तु जो है वो महंगी हो गई है, कि जैसे आप जो है वो मोबाइल फोन और उसका चार्जर, चार्जर क्या हो चुका है? बहुत महंगा हो गया। मोबाइल फोन से भी ज्यादा महंगा चार्जर मिल रहा है। तो लोग क्या कहेंगे? रहने तो अपने मोबाइल फोन नहीं चाहिए, वो वाला पर्टिकुलर मोबाइल फोन जो है वो नहीं चाहिए। उसकी डिमांड को लोग क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो अगर उसकी पूरक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तब तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। और जब यहां पर ये क्या कर रहा है कि ऐसा कौन सी ऐसे कौन से केसेस हैं जबकि डिमांड बढ़े, यानी ये दूसरा वाला ऑप्शन तो क्या है? गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब बी गलत हो गया और डी गलत हो गया। ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए? इसमें से एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास में या तो ए है या फिर सी है। तो ये डी और बी वाले जो थे वो तो गलत हो गए। तीसरा क्या है? द गुड इज एन इंफीरियर गुड, वो जो वस्तु है वो कैसी है? घटिया है। और उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि हो रही है। अब उपभोक्ता की इनकम में तो वृद्धि हो रही है और वो खरीद क्या रहा है? घटिया। ये उपभोक्ता का व्यवहार नहीं होता। उपभोक्ता का व्यवहार होता है कि जब उसकी इनकम बढ़ती है तब तो उसके नखरे और ज्यादा बढ़ते हैं। तब तो वो जो है जो और ज्यादा खरीदेगा। कौन सी चीजें खरीदेगा? जो चीजें अच्छी होगी वो जो है उस, अगर उपभोक्ता की कीमतें बढ़ रही, मतलब उपभोक्ता की इनकम बढ़ रही है, तो वो इंफीरियर गुड्स जो है वो नहीं खरीदता। तो इंफीरियर, और वो ये कह रहा है कि वो जो गुड है वो कैसी है? इंफीरियर। जिसकी मांग बढ़ी है वो वस्तु कैसी है? घटिया है। तो नहीं, ये वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? तो तीसरा तो जो है वो गलत हो गया। तीसरा गलत हो गया तो ये गया, ये वाले पहले चले गए थे। बचा कौन सा? सिर्फ ए। और फिर चौथा, और प्राइस देख लो, इट्स प्राइस फॉल्स। ये तो सिंपल डिमांड का जो रूल है उसमें होता ही है कि कीमतें गिरती है तो मांग क्या होती है? बढ़ती है। तो बस इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक ही तक लोगों ने बताया था। हाँ, अब तो आ गया समझ में? चलो, अब अपन कह रहे थे कि भाई कीमत का जो निर्धारण होता है वो किसके कारण होता है? एक उत्पादन की लागत के कारण भी जो है वो होता है। अब किसी भी चीज का जब उत्पादन होता है, किसी भी चीज को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस करने के क्या होते हैं? कुछ कारक होते हैं। कुछ चीजों को यूज करके अपन किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पादित करते हैं। तो उत्पादन के 4 कारक होते हैं। किसी भी चीज को जब उत्पादित करते हैं तो कितने कारक होते हैं? टोटल 4। उसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। जैसे किसी भी चीज का अगर आपको उत्पादन करना है तो सबसे पहले तो आपको चाहिए भूमि। क्या चाहिए? भूमि होनी चाहिए आपके पास में, लैंड होनी चाहिए। जैसे अब ये कोचिंग की सर्विस आपको प्रोड्यूस करनी है तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई जगह तो होनी चाहिए। तो जगह होनी चाहिए तो उसको अपन कहेंगे भूमि, वो तो लैंड है। फिर भूमि के साथ साथ में उस जगह पर काम करने के लिए बहुत सारे क्या चाहिए? श्रम चाहिए। श्रमिक चाहिए कुछ जो है काम करने वाले। तो उसके बाद में दूसरा फैक्टर होता है, उसको कहते हैं
लेबर, ठीक है, या श्रम। फिर चाहिए आपको कई सारी चीजें। ये जैसे कोचिंग की सर्विस अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर ये रूम ले लिया, इसके साथ में जो है वो पढ़ाने वाले मास्टर जी आ गए, पढ़ने वाले भी आ गए, बाकी स्टाफ जो है वो भी आ गया। अब पर बैठने के लिए क्या चाहिए? ये बेंचें तो चाहिए ना, ये पढ़ाने के लिए बोर्ड चाहिए, ये एसी चाहिए, ये पंखे चाहिए, ये सब चीजें क्या है? इन सब चीजों को खरीदने के लिए लगेंगे पैसे। इन सब चीजों को खरीदने के लिए आपको क्या लगेगा? पैसा लगेगा। अब पैसा यूं माना जाता है बिजनेस के अंदर कि आपके पास शुरू में कोई पैसा नहीं है। जब आपने बिजनेस शुरू किया तो आपके पास क्या नहीं है? कोई भी पैसा नहीं है। तो आप क्या किसके किसके पास गए? बैंक के पास गए या किसी के पास गए, वहां से आपने पैसे उधार ले लिए, उधार लिए और उधार लेकर ये सब चीजें जो है वो खरीद ली। तो जैसे ये सब चीजें खरीद ली तो इसका मतलब आपके पास में क्या आ गई? टेबल भी आ गई, आपके पास में कैमरा भी आ गया, आपके पास में एसी भी आ गए, बोर्ड आ गया, सब आ गया, ये सब चीजें आ गई। इनको कहते हैं पूंजी। ये क्या है? आपकी पूंजी है, कैपिटल है। और फिर चौथा कि भाई ये कार्य करने के लिए, ये काम जो है कोई तो शुरुआत करे, कोई इस बात की रिस्क तो ले कि भाई अभी स्टूडेंट आए नहीं है, उससे पहले आपने क्या कर लिया है? सारे के सारे श्रमिकों को हायर कर लिया, आपने एक जगह खरीद ली कि भाई ये खरीद लिया, रेंट पे ले ली कि भाई ये जो है ये जगह है हमारी, हमने सारे एसी वैसी जो है सब लगा दिए। अब साहब मार्केट में ऐड दो या फिर अखबार में ऐड दे दो कि भाई हम जो है वो बैच शुरू कर रहे हैं। अब बैच शुरू कर रहे हो तो हो सकता है कि बैच फुल हो जाए और हो सकता है कि कोई भी नहीं आए। तो इसके अंदर क्या है? एक रिस्क है। आप जब भी कोई चीज, आपने पैसे तो शुरू में खर्च कर दिए, पर इसमें एक रिस्क का एलिमेंट होता है। ये जो रिस्क जिस आदमी जो ये लेता है उसको कहते हैं उद्यमी या फिर एंटरप्रेन्योर। इस रिस्क को लेने की जिसके अंदर क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? उद्यमी या एंटरप्रेन्योर। और वो फिर जब ये रिस्क लेता है, रिस्क लेने के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि जैसे ये कह दिया कि साहब हम जो है वो आपको यहाँ आओ, हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने की गुणवत्ता ऐसी रखेंगे और आपका जो कोर्स है वो पूरा करवाएंगे। तो अब ये जिम्मेदारी जो है वो किसकी हो गई? जिसने ये काम शुरू किया उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होगी। अब जिम्मेदारी होगी तो उसको फिर हमेशा ये दिमाग के अंदर जो है वो रहेगा। तो फिर ऐसा नहीं है कि भाई क्लास खत्म हो गई, क्लास खत्म होते ही बस अब दिमाग से छोड़ दो कि भाई वो गया, कोई स्प्रिंग बोर्ड के बारे में सोचो ही मत ना। आपको 24/7 जो है वो सोचना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा बैच में क्या चल रहा है, उसके अंदर जो है कौन सा कोर्स कहाँ तक पहुंच गया, कैसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी जो है स्टूडेंट की शिकायतें आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है तो कितनी जेन्युइन है, कितनी फर्जी है, उनका क्या जो है सोल्यूशन किया जाना चाहिए। ये सब काम करने के लिए जो व्यक्ति काम करता है उसको अपन क्या नाम देते हैं? उद्यमी। उस व्यापार को शुरू करने वाले व्यक्ति को क्या नाम देते हैं? उद्यमी कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं एंटरप्रेन्योर, हिंदी में कहते हैं उद्यमी। नहीं होता, ये उद्यमी है। क्या है? उद्यमी, जो कि उद्यम करता है कोई। तो ये चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज को जब उत्पादित करते हैं तब इन चार चीजों की क्या होती है? जरूरत कि भाई ये सब हो गया, अब पढ़ाना शुरू करो। तो भाई आपके पास में स्टूडेंट भी आ गए, स्टूडेंट के लिए आपने जो है वो रिस्क लिया और बिजनेस शुरू कर दिया। उसके बाद में आपने टेबल भी मंगा ली, आपने माइक भी मंगा लिया, आपने बोर्ड भी मंगा लिया, एसी भी लगा लिया, आपने ये जो रूम भी ले लिया। अब क्या, अब किस बात की देरी है? तो पढ़ाओ, उस चीज का उत्पादन शुरू करो। तो उत्पादन जो है क्या हो जाएगा? शुरू होगा। तो किसी भी चीज को जब हम उत्पादित करते हैं तो उसके कितने फैक्टर्स होते हैं? चार फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लैंड होती है, लेबर होती है, पूंजी होती है और एंटरप्रेन्योर जो है वो होता है। जैसे तो आपको भूमि चाहिए, दूसरा काम करने के लिए लेबर चाहिए, और फिर कैपिटल, मशीनें वशीनें चाहिए, और फिर एंटरप्रेन्योर। ये सब सोचने वाला जो है वो क्या चाहिए? एक व्यक्ति जो है वो चाहिए। जैसे ये खेत है कोई, अब इस खेत के अंदर जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काम कर रहे हैं। तो खेत के अंदर सबसे पहले तो आपको क्या होगा? उसके खेत की एक भूमि होगी, उस खेत की भूमि होगी तो वो एक है लैंड। दूसरा क्या होगा? लेबर। ये इसके ऊपर फल लगे हुए हैं, इनको तोड़ने के लिए लेबर लगा रखा है। और ये ट्रैक्टर वैक्टर है तो ये है कैपिटल, पूंजी। और ये मैडम है, ये सब काम यही कर रही है, ये सब देखभाल कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? एंटरप्रेन्योर जो है वो है, तो उद्यमी है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज का जब अपन उत्पादन करते हैं तो कितने कारक होते हैं? टोटल चार कारक जो है वो होते हैं। लिखो, देखिए अगली हेडिंग डालो, उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कारक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने के लिए, टू प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विस, किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने के लिए 4 कारकों का प्रयोग किया जाता है। टू प्रोड्यूस एनी गुड और सर्विस 4 फैक्टर्स आर यूज्ड। किसी भी वस्तु और सेवा को उत्पादित करने के लिए 4 कारकों का प्रयोग किया जाता है। 4 फैक्टर्स आर यूज्ड, 4 कारकों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? नाम लिखो। भूमि, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। 4 कारक होते हैं। सबसे पहला जो है वो क्या है? भूमि, लैंड। दूसरा श्रम, लेबर। तीसरा पूंजी, कैपिटल। और चौथा जो है वो उद्यमी। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। ये 4 होते हैं उत्पादन के कारक। अब अगर मुझे लागत निकालनी है किसी चीज की, तो मेरी कितनी कॉस्ट पड़ी, किसी चीज को उत्पादन करने की कितनी कॉस्ट पड़ी, तो मैं क्या देखूंगा? इन 4 चीजों की जो है कितनी कॉस्ट है। इन 4 चीजों की अगर कॉस्ट को देख लिया जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी कितनी लागत है। उसको अपन कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, और हिंदी में कहते हैं साधन लागत। ये साधन जुटाए ना अपन ने, इनको क्या कह देते हैं? साधन लागत जो है वो का। कि जो भी भूमि है, अपन ने कहीं से भी भूमि ली है, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या पे करना पड़ेगा? आपको किराया देना पड़ेगा, रेंट। ये आपने रूम लिया, इस रूम का क्या देना पड़ेगा? रेंट। तो किराया देना पड़ेगा। तो यानी किराया आपका कॉस्ट है। उस चीज को उत्पादित कर रहे हो तो किराया क्या हो गया? कॉस्ट। जो भी श्रम है उसको क्या देनी पड़ेगी? मजदूरी देनी पड़ेगी। जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं उनको मजदूरी देनी पड़ेगी। ये इसको कहते हैं वेजेस। और जो पूंजी है, ये पूंजी कहां से लाए आप? भाई ये सब चीजें कहां से खरीदे? तो पहले तो थे नहीं, और अपन ये मानते हैं कि भाई हमारे पास शुरू में पैसा भी नहीं था, और सारा का सारा पैसा आप क्या लेके आए हो? उधार लेके आए हो। और उधार लेके आए हो तो उसका आपको क्या देना पड़ेगा? ब्याज। तो ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो यानी ब्याज, इसका हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट। और जो उद्यमी है, जो ये सब काम कर रहा है, इतनी जो टेंशन ले रहा है, और या जिसने ये रिस्क ली, उसको क्या मिलना चाहिए? लाभ। उसको इस बात का लाभ मिलना चाहिए, प्रॉफिट। इन चारों चीजों को जोड़ दो तो आपके उत्पादन की क्या आ जाती है? लागत आ जाती है। इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। किसी भी चीज को जब हम उत्पादित करते हैं तो उत्पादित करने की जो लागत होती है उसको अपन क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो जैसे मान लो आपकी जो फीस है, वो फीस कैसे निर्धारित हुई? 88,000 कैसे निर्धारित होगा? तो इसको निर्धारित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये देखेंगे यार अपनी लागत कितनी आती है। यार अपन ने ये इतनी बड़ी बिल्डिंग ले रखी है, अपने ये सब चीजें ले रखी है, तो इसके लिए अपने कितना तो रेंट जाता है, कितना अपना जो है वो रेंट का कॉस्ट लग रहा है। फिर अपने यहाँ इतने सारे लोग जो है काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी अपन को क्या देनी पड़ेगी? सैलरी। सैलरी पे करनी पड़ेगी, तो सैलरी की कॉस्ट कितनी जा रही है। फिर अपन को ये देखना पड़ेगा कि अपन ने इतने सब चीजें जो अरेंज की है, उसका अपने बैंक से लोन लिया है, और बैंक से लोन लिया है तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? उसका ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज देना पड़ेगा तो वो ब्याज की लागत कितनी है अपनी। और फिर अपन देखेंगे भाई ये जो व्यक्ति ये सब कर रहा है, वो ये कहेगा कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे इसका क्या मिलना चाहिए? कुछ ना कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। और लाभ मिलना चाहिए तो वो क्या करें, क्या लेगा इससे? लाभ। और इन सब चीजों को जोड़ देंगे तब क्या आएगा आपके पास में? लागत आ जाएगी। और उसको अपन लागत को क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है? फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत। तो लिखो, देखें ये ऐसे बना लो, एक तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन और दूसरी तरफ उत्पादन के कारक और उसके सामने साधन लागत।
तो जो साधन लागत होती है वो क्या होती है, इन चारों का योग होती है। इन चारों चीजों को जो है क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। इन चारों चीजों को जोड़ देंगे तो आपके पास में फैक्टर कॉस्ट आएगी। फैक्टर कॉस्ट, इसीलिए अपन जो शब्द यूज करते हैं जो फैक्ट्री, ये कहां पर बनी है, फैक्ट्री में बनी है। तो फैक्ट्री क्या चीज है, फैक्ट्री वो जगह है जहां पर चार फैक्टर लगे हुए हैं। ये चार जो है वो फैक्टर लगे हुए हैं, वो क्या है, फैक्ट्री। तो अपन कई बार होता है ना कि ये फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री की जो है वो दाम पर है, फैक्ट्री कीमत पर आई है। फैक्ट्री कीमत पर आई है मतलब जो उत्पादन की लागत है सब वो ली है। यानी जिसने फैक्ट्री लगाई उसने पहले तो क्या लिया होगा, कोई जमीन ली होगी, जमीन के ऊपर उसने ये सब चीजें जो है बनाई बनाई तो उसका कुछ ब्याज लगा होगा, मशीनें लगाई है उसने, फिर वो कहीं से लेबर लेकर आया है और ये सब उसने किया, इसलिए उसको क्या मिलना चाहिए, कुछ प्रॉफिट। और इन सब चीजों को जोड़ दे तो जो कॉस्ट आता है उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट जो है बराबर क्या होता है, रेंट प्लस वेजेस, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। ये एक बार और लिख लो इसको, किराया प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ। हिंदी में क्या, साधन लागत। और ये जो फैक्टर कॉस्ट होती है ये तो है कि उसके उत्पादन की कितनी लागत आई, पर आपने जो पेमेंट किया वो पेमेंट जो है वो ये साधन लागत नहीं है। आपने कौन सा पेमेंट किया है, आपने जो पेमेंट किया है वो मार्केट प्राइस है। जो उपभोक्ता जब अंतिम रूप से खरीद करता है तब जो वो देता है, जो प्राइस देता है उस प्राइस को क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य उसको कहते हैं। तो बाजार मूल्य में क्या अंतर आ गया, इसके अंदर क्या करते हैं कि भाई जैसे आपने जो पेमेंट, जैसे मान 88,000 है, तो ये जो 88,000 है इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। इसमें जीएसटी वाला जो टैक्स होता है वो क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यानी आप इसमें टैक्स भी दे रहे हो, तो साधन की लागत है वो तो आ ही रही है, और साथ साथ में क्या जुड़ा हुआ है, टैक्स भी जुड़ा हुआ है। तो सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। फैक्ट्री जब काम करी तब तो सरकार रोल में नहीं आई, परंतु फिर बाद में कौन रोल में आ जाता है, सरकार। और सरकार देखती है कि आपने अगर किसी चीज का उत्पादन किया, किसी चीज को बेच रहे हो तो हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। और जैसे सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है तो उसकी कीमतें और बढ़ जाती है, चीजों की कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर कुछ केसेस पर ऐसे हो सकते हैं जहां पर सरकार जो है ये सोचे कि यार ये कीमतें बढ़ी तो है, हो सकता है कि सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाए, तो सरकार कुछ लोगों के लिए क्या कर सकती है, कुछ कमी भी कर सकती है। और जो कमी करती है सरकार उसको कहते हैं अपन सब्सिडी। इसलिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, सब्सिडी। कि भाई वो जो बाजार की कीमतें हैं वो कुछ लोगों के लिए क्या कर दी, कम कर दी। और कम कर दी तो जितनी कम की उसको अपन नाम क्या देंगे, सब्सिडी का नाम जो है वो देंगे। तो अगर हमको बाजार मूल्य निकालना हो, मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस बराबर क्या होगा, मार्केट प्राइस का मतलब होगा आप जो है वो साधन लागत, कितना तो जो है वो साधन लागत लगा उसको देखो, प्लस टैक्स। अब इस टैक्स में जो टैक्स होता है वो होता है अप्रत्यक्ष कर। अभी प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जब अपन टैक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, परंतु अभी के लिए मान लो कि भाई यहां पर सिर्फ जोड़ते हैं अपन, कौन सा है, अप्रत्यक्ष कर। तो जैसे जो, क्योंकि आपने जो टैक्स दिया है वो कौन सा है, जीएसटी। आपने जो टैक्स दिया वो कौन सा टैक्स दिया, जीएसटी। और जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। अब ये क्या क्यों होता है अप्रत्यक्ष कर वगैरह, ये अपन टैक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ इतने, अप्रत्यक्ष कर। और माइनस अगर सरकार ने जो है वो सोचा कि भाई कुछ लोग अगर उसके लिए जो है वो हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए कीमतों को कम करो, तो सरकार क्या दे सकती है, सब्सिडी जो है वो दे सकती है। तो मैं इसमें से किसको घटा दूंगा, तो सब्सिडी हो गया उसको घटा दूंगा। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी। ये अब ये कुछ केसेस के अंदर सब्सिडी जीरो भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार कोई सब्सिडी ना दे, जैसे अब तुम आप कोचिंग ले रहे हो तो सरकार ने कोई सब्सिडी नहीं दे रही तो जीरो है। पर फिर बाद में सरकार ने कोई योजना चला दी, अनुप्रति योजना, उसके तहत कुछ लोगों को
सब्सिडी भी दे रही है, और सब्सिडी दे रही है तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनके लिए मार्केट प्राइस कम हो जाएगी। बस ये लिखो, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस बराबर साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। सही। हाँ, अनुदान नहीं बोलते हैं इसको, सब्सिडी बोलते हैं। अनुदान को दूसरी चीज होती है, सब्सिडी लिखनी है अपन को, अनुदान वगैरह जो है नहीं लिखना। देखो कई सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमी के अंदर जो अपन को इंग्लिश में यूज करें तो वो ज्यादा सही रहेगा। उसे हिंदी निकालने का तो हिंदी क्या है, एक नहीं निकलती, उसका जो हिंदी अर्थ होता है वो कोई एक नहीं होता, उसका क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे आप मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक शब्द आता है कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में करो तो वो अवसंरचना भी हो जाता है, वो बुनियादी ढांचा भी हो जाता है, वो जो है वो आधारभूत ढांचा भी हो जाता है। तो एक ही शब्द है और उसका हिंदी के अंदर जो उसको क्या करते हैं कई और जब भी अपन को इंग्लिश का शब्द हिंदी में यूज करना हो तब उसको कैसे यूज करना है, बस ऐसे देवनागरी लिपि के अंदर आप यूज कर सकते हो। जब आप हालांकि आप आंसर लिख रहे हो तो उसमें इंग्लिश नहीं लिख सकते हो, इसको जो है वो ऐसे नहीं लिख सकते सब्सिडी को, पर देवनागरी लिपि के अंदर लिख सकते हैं। इवन जो है वो जितने भी स्टैंडर्ड जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी हैं उनके अंदर भी कई सारे टर्मिनोलॉजीज को इसी तरीके से लिखा जाता है। वो भी जो है उसके हर चीज की हिंदी करने बैठते नहीं है, क्योंकि हर चीज की हिंदी होती भी नहीं है। एग्जैक्ट जो है उसका हिंदी में टर्म जो है वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हिंदी के जो टर्म है फिर उसका अर्थ हो सकता है कुछ और हो। तो कई लोग जो है क्या करते हैं उसी शब्द को किसमें यूज कर लेते हैं, देवनागरी लिपि के अंदर लिख देते हैं और वो हिंदी के अंदर जो है वो चल जाता है। तो ये इस तरीके से भी कीमतों का निर्धारण होता है। एक तो अपन ने कीमत का निर्धारण होता है वो कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई से। एक तो ये देखेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, डिमांड कितनी चल रही है, उसके आधार पर कीमतों का निर्धारण करेंगे। और दूसरा कीमतों का निर्धारण किसके आधार पर होता है, उत्पादन की लागत के आधार पर। उत्पादन की लागत, सरकार के द्वारा टैक्स, सरकार की सब्सिडी, इनके आधार पर। उत्पादन की लागत के आधार पर देखते हैं तब तो उसको अपन कहते हैं साधन लागत, और जब सरकार वगैरह इनको इन्वॉल्व कर लेते हैं तब उसको क्या कहते हैं अपन, बाजार मूल्य। और बाजार मूल्य क्या होता है, साधन लागत, उसमें किसको जोड़ो, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दो और क्या घटा दो, सब्सिडी जो है वो घटा दो। तो बाजार मूल्य हमेशा ही साधन लागत प्लस इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा और सब्सिडी को जो है वो घटा दिया। ये होता है फैक्टर कॉस्ट ऑफ साधन लागत और बाजार मूल्य। इसके बाद अगला है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। हाँ, छोटा सा टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ये। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जैसे अपने कहा ना कि भाई अर्थव्यवस्था होती क्या है, तो उसमें कुछ चीजों का तो उत्पादन होता है और क्या होता है, उपभोग। एक तो उत्पादन होगा और दूसरा उपभोग होगा। तो उत्पादन होगा किसका, वस्तु और सेवाओं का, और उन्हीं का क्या होगा, उपभोग होगा। अब ये जो वस्तु और सेवाएं जितनी भी है इनको क्या कर दिया जाता है, अर्थव्यवस्था में बांट दिया जाता है, कि उनको कुछ क्षेत्रों के अंदर बांट रखा है। जैसे अर्थव्यवस्था के मेजर अगर तरीके से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटते हैं अपन, 3 क्षेत्र जो है वो होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र है, टोटल 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता है उसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा सेक्टर है ये, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसके जो कि सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सीधे सीधे प्रकृति से कोई चीजें जो है वो उत्पादित हो रही है। जैसे एग्रीकल्चर, अब आप एग्रीकल्चर के अंदर आपका कितना उत्पादन हो रहा है, गेहूं आपने उत्पादित किया, चावल उत्पादित किया, कोई दाल उत्पादित कर ली, कोई सरसों उत्पादित कर ली, ये सब चीजें जो है वो कहां से हो रही है, सीधी प्रकृति से आ रही है। ये जमीन जो है वो जमीन से आ रही है, तो इस वजह से इनको क्या नाम दिया जाता है, प्राइमरी सेक्टर। इसी तरीके से डेयरी, डेयरी के भी उत्पाद आते हैं ना, कि जैसे दूध का जो है वो उत्पाद आया तो ये डेयरी से जुड़े हुए जो चीजें हैं उन सब चीजों किससे किसमें जोड़ देते हैं अपन, प्राथमिक। इसी तरीके से मत्स्यन, फिशिंग, आप जो है क्या करते हो, गए समुद्र में वहां से मछली पकड़ के लिए, किसी नदी में गए मछली पकड़ के लिए, कोई पॉन्ड है वहां से पकड़ के मछली ले, तो इसको अपन कौन से सेक्टर में रखेंगे, इसको
इसी तरह फॉरेस्ट्री, कि भाई ये टेबल बनानी है, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? लकड़ी की। ये लकड़ी कहाँ से आएगी? जंगल से जो है वो पेड़ काट के व्यक्ति लकड़ी को ले आता है। या फिर वो जो जंगल है उसमें और भी कई प्रकार की चीजें जो है वो मिल सकती है, उसके अंदर जो है गोंद मिल सकता है, उसके अंदर और दूसरी जो है चीजें मिल सकती है। तो इनको क्या कहते हैं अपन? वानिकी या फिर फॉरेस्ट्री। और ये सब चीजें किसमें आती है? ये सब, इन सब वस्तुओं को किसमें रख दिया अपन ने? प्राथमिक क्षेत्र। क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा मशीनें वशीनें यूज में हालांकि आई तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूज में नहीं लिया। जब जैसे एग्रीकल्चर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कोई मशीन यूज में ही नहीं ली, ली तो है, परंतु कोई बहुत ज्यादा जो है वो यूज में नहीं ली। और जो वस्तुएं हैं वो अपने प्राकृतिक अवस्था के अंदर ही है, अपनी जो नेचुरल अवस्था है उसी में, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। एक तो प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। द्वितीयक में क्या आएगा? उसमें आएगा विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि आपने चीजें ली, पहले प्राकृतिक जो चीजें थी उसको किसी मशीन के अंदर डाला, और मशीन में डालने से उसको क्या कर दिया? फिर कोई दूसरी चीज बना दी। जैसे ये गाड़ी है, अब ये गाड़ी कोई ऐसे कोई है तो नहीं, वो प्रकृति से तो बनी नहीं है, इसको कहाँ बनाया है? किसी फैक्ट्री में बनाया है। ऐसे ये बिस्किट है, गेहूं तो उत्पादित हुआ होगा पर बिस्किट जो है उत्पादित नहीं हुआ, उसको जो है किसी आपने फैक्ट्री के अंदर बनाना पड़ गया। ये कपड़े हैं, ये टेबल चेयर है, ये सब किसी में बनाई? किसी फैक्ट्री के अंदर बनाए। ये एसी है, अब ये कोई ऐसा तो नहीं किसी पेड़ पे लगा हुआ था, इसको क्या किया आपने? किसी फैक्ट्री के अंदर बनाया। जिन चीजों को इस तरीके से बनाया जाता है उसको अपन क्या नाम देते हैं? विनिर्माण। और उस सेक्टर जो है, सेक्टर को कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। वो कौन सा क्षेत्र है? द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। और फिर तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। टर्शरी सेक्टर्स में आती है सेवाएं। जितनी भी प्रकार की सेवाएं हैं उन सेवाओं को किसमें रखते हैं? टर्शरी सेक्टर जो है उसके अंदर रखते हैं। उसमें वस्तुएं नहीं है, इसमें क्या है? सेवा। सेवा जैसे यहाँ क्या हो रहा है? परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन की क्या दी जा रही है? सर्विस। जैसे अभी ये दी जा रही है क्या है? कोचिंग की सर्विस। तो कोचिंग की सर्विस, तो ये अगर ये पूछा जाएगी कोचिंग सर्विस अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आती है? तो तृतीय क्षेत्र के अंदर आएगी। आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए और उस रेस्टोरेंट के अंदर जो वेटर है उसने आगा, लो साहब बताओ आपकी क्या सेवा करें अपन, तो यानी वो क्या कर रहा है? आपकी सेवा। सेवा यानी वो एक सर्विस है। तो सर्विस। आपने मोबाइल फोन ले रखा है, तो मोबाइल फोन तो वस्तु है, परंतु वो जो टेलीकॉम कंपनी जो आपको प्रोवाइड करा रही है वो क्या है? सर्विस है। कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका कनेक्शन लग रहा है, आपके पास में सिम है, सिम के माध्यम से आप चीजें बात कर सकते हो, या अपना डेटा यूज करके आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो। तो ये एक प्रकार की सर्विस है जो कि कौन उपलब्ध करवा रहा है? वो टेलीकॉम कंपनी आपको जो है सर्विस उपलब्ध करवा रही है। आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से जो है आपने कंसल्ट किया कि साहब मेरे ऐसे बीमारी है या फिर मेरे ये दिक्कत है, तो और डॉक्टर आपको क्या कर रहे हैं? दवाइयां लिख के दे। दवाइयां लिख के दे तो इसका मतलब डॉक्टर ने आपको क्या दी है? एक सेवा दी है। उसको क्या कहेंगे? सेवा। वो भी एक सर्विस है। तो लॉयर के पास गए, जैसे वकील के पास, वकील के पास दी और वकील ने आपको कानूनी सलाह दी तो भाई इसको ऐसे, इस कार्य को ऐसे नहीं, इस तरीके से किया जाना चाहिए, या कानून जो है उसके अंदर ये कहता है। तो अब वो अपन को क्या दे रहा है? एक सर्विस दे रहा है, लॉयर की सर्विस। और उस सर्विस देगा तो उसके कुछ चार्ज करेगा। चार्ज करेगा तो अर्थव्यवस्था के अंदर उसको कहाँ काउंट करेंगे? उसको कौन से सेक्टर में देखेंगे? अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो वस्तु और सेवाएं होती है उन वस्तु और सेवाओं को तीन क्षेत्रों में बांटा मुख्यतया। आगे अपन इसके और भी डिवीजन कर लेंगे, पर मुख्यतया कितने क्षेत्र हैं? टोटल तीन मेजर जो है तीन क्षेत्रों के अंदर रखते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्टर, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा टर्शियरी सेक्टर। देखो वस्तु और सेवाओं को मुख्यतया तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर मेनली डिवाइडेड इन थ्री सेक्टर्स। वस्तु और सेवाओं को मुख्यतया तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर मेनली डिवाइडेड इन थ्री सेक्टर्स। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, जैसे कृषि, एग्रीकल्चर,
डेयरी, मत्स्यन, फिशिंग, मत्स्यन, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, वानिकी, फॉरेस्ट्री या वानिकी, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। इसमें निर्माण और विनिर्माण उद्योगों को रखा जाता है। कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्लेस्ड अंडर इट। इसमें निर्माण और विनिर्माण उद्योगों को रखा जाता है। कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्लेस्ड अंडर इट। इसमें निर्माण और विनिर्माण उद्योगों को रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इसे कौन सा सेक्टर कहते हैं? सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद में आता है टर्शरी, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर। इसके अंतर्गत सेवाओं को रखा जाता है। अंडर इट सर्विसेज आर प्लेस्ड। इसके अंतर्गत सेवाओं को रखा जाता है। इसके अंतर्गत सेवाओं को रखा जाता है। सर्विसेज, अंडर इट सर्विसेज आर प्लेस्ड। तो सेवाएं जो है किसके अंतर्गत आती है? टर्शरी सेक्टर, जो टर्शरी सेक्टर के तहत सेवा आती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मेडिकल सेवाएं, मेडिकल सर्विसेज। परिवहन सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, परिवहन सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। शिक्षा सेवाएं, एजुकेशन सर्विसेज। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, संचार सेवाएं। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? ये 3। और किसी भी अर्थव्यवस्था का देखो, जब ये अपने ऐसा क्यों किया, ये इसमें क्यों डिवीजन कर रहे हैं इसको, ऐसा करने से क्या फायदा होता है? ये दिखाता है कि आपकी अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हुआ है। जो अर्थव्यवस्था होती है उसका डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है। इस तरीके से जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर डेवलपमेंट होगा तो वो ऐसे होगा। देखो, कोई भी अर्थव्यवस्था जो होती है वो सबसे पहले जब शुरुआत के अंदर अर्थव्यवस्था काम करना शुरू करेगी तब वो कैसी होगी? वो कृषि आधारित होगी, एग्रीकल्चर बेस्ड होगी। यानी वो उसके अंदर ज्यादा बोलबाला किसका होगा? प्राथमिक क्षेत्र का ज्यादा बोलबाला होगा, कि वहां पर जितने भी उत्पादन हो रहा है, वस्तु और सेवाएं है, वो कैसी है? प्राथमिक ही है। ज्यादा ज्यादा जो है प्राथमिक सेवाएं ज्यादा। जैसे पहले मनुष्य जो है वो जंगलों में घूमता रहता था इधर से उधर, तब तो ऐसे कोई जो है वो कोई उसने इकोनॉमी डेवलप की हो, उसने कोई सभ्यताओं का विकास किया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में मनुष्य ने जो है वो क्या सीख लिया? एग्रीकल्चर करना। पहले तो इधर से उधर घूमते रहते थे, ठीक है, और वो कोई पशुपालक वगैरह बन जाते थे, और या फिर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जंगलों के अंदर जो कंदमूल फल मिल जाते थे वो खा लेते थे। तो जानवर मिल गया, उसको काट के खा लिया। तो यही कार्य जो है मनुष्य करता था, घूमता ही रहता था। फिर उसके बाद में मनुष्य ने जो है क्या सीखा? कृषि करना।
एग्रीकल्चर करना सीख लिया। और एग्रीकल्चर जो है, उस एग्रीकल्चर का जैसे ही इन्वेंशन हुआ, कृषि का जैसे इन्वेंशन हुआ, सारी की सारी जो है वो हमारा ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो चेंज हो गई। कृषि ने हमारे ह्यूमन हिस्ट्री को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो ये था कि मनुष्य का क्या सीखना, कृषि सीखना। क्योंकि जैसे मनुष्य ने कृषि सीखी, तो फिर जब आपको एग्रीकल्चर करनी है, तो एग्रीकल्चर करनी है तो क्या होगा, एक ही जगह पर होगी और उसके अंदर समय लगेगा। कि आपने गेहूं के बीज अगर डाले हैं, तो ये गेहूं के बीज वापस उगने में क्या लगेगा, समय लगेगा। और समय लगेगा तो आपको उस जगह पर रहना पड़ेगा, वहीं पर रहना पड़ेगा, और वहां रहकर आपको उसको देखना पड़ेगा कि यार ये कब उगे, और उगने के बाद में अपन जो इसको यूज करें। तो जब व्यक्ति, तो वो जो घूमने वाला जो पोर्शन था वो रुक गया। पहले तो मनुष्य एक जगह दूसरी जगह घूमता रहता था, और फिर जैसे उसने एग्रीकल्चर सीख ली, एग्रीकल्चर सीखते उसने कहा कि अब अपन को घूम नहीं सकते, अपन इधर से उधर नहीं जा सकते, क्योंकि इधर से उधर गए तो फिर ये इसका क्या होगा, ये अपन ने जो बीज लगाए हैं, तो इसके लिए तो अपन को यहीं रुकना पड़ेगा। तो फिर वो वहीं रुक गया, और जैसे ही वहां रुका तो फिर उसने देखा कि अब रुके ही है, तो अब कोई घर वर बनाओ, कोई ऐसा ढंग की जगह। भाई अब बरसात भी आ जाती है, कभी सर्दी पड़ती है, कभी जो है वो गर्मी पड़ती है, तो किसी तरीके से कोई झोपड़ी वोपड़ी बनाई जाए, कोई ऐसा कुछ छोटा मोटा बनाया जाए। फिर वहां रुकने लगा, तो उसके बाद में थोड़ा परिवार विकसित हो गया। परिवार विकसित होगा तो परिवार फिर और बड़ा हो गया। परिवार बड़ा हुआ तो धीरे धीरे गांव बन गया, वो तो बड़ा बड़ा गांव बन गया, और बड़ा गांव बन गया तो इसी तरीके से ऐसे खूब सारे गांव बन गए, और खूब सारे गांव बन गए तो इससे इससे हो गई सभ्यता का विकास। इसका विकास हो गया, सभ्यताओं का विकास जो है हो गया, सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है सिविलाइजेशन जो भी डेवलप हुई, सभ्यताएं जो डेवलप हुई, वो सभी जो है वो नदियों के किनारे हुई है। जितनी सिविलाइजेशन डेवलप हुई है सब किसके किनारे हुई है, नदियों के। जैसे अपन कहते हैं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली, इंडस रिवर है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के आसपास के अंदर जो है वो कई सारे गांव विकसित हो गए, और गांव विकसित हो गए तो उनको अपन ने नाम क्या दे दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर अब सभ्यता का मतलब विकास उस समय, फिर जब वो रहने ही लगे तो उन्होंने देखा कि यार ये गांव जो है वो क्या करें, अपन उसको और अच्छे तरीके से करते हैं। तो जैसे ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लोग थे, उन्होंने कहा यार घर हम बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, वैसे तरीके से बनाएंगे इसको। तो एकदम तरीके से घर बनाए। फिर कहा कि साहब इसके अंदर जो है वो क्या होना चाहिए, रोड वोड होनी चाहिए। इसके अंदर ये जो अपने पानी वानी यूज करते हैं, इस पानी का निकास भी होना चाहिए। ये जो हम कृषि का उत्पादन करेंगे, उस उत्पादन को कहीं स्टोर भी हमको करना है, तो स्टोर करने के लिए हमारे पास में क्या होने चाहिए, बहुत बड़े भंडार गृह जो है वो होने चाहिए। तो यानी इसका मतलब हुआ कि उनका दिमाग जो है वो तेज चल रहा था, कि उनका दिमाग इस बात पर बहुत तेज गति से चल रहा था। ऐसा नहीं है कि भाई अपने एक ही जगह पड़े रहे। हो सकता है शुरुआत जब हुआ होगा, मनुष्य जो एक जगह रुका होगा, तो कि भाई क्या करूं, तो कोई चट्टान वट्टान उसने देखी होगी, उस चट्टान के नीचे रुक गया होगा। पर एक चट्टान के नीचे कितने दिन रुके, तो फिर उसको लगा कि यार जब ये चट्टान, जिस तरीके से अपन को चट्टान का प्रयोग किस में कर रहे हैं, अपन को छाया मिलती है इससे, अपनी जो है बरसात वरसात आती है तो ये चट्टान के ऊपर चली जाती है, और उससे अपन को अपने तक नहीं पहुंचती। तो फिर अब चट्टान नहीं है तो भी क्या कर सकते हैं अपन, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका लगा सकते हैं, कहीं पर जो है पत्ते वत्ते इसी तरीके से लगा के, और अपन क्या बना सकते हैं, अपना खुद की एक झोपड़ी जो है वो बनाई जा सकती है। तो उन्होंने इस तरीके से झोपड़ियां बनाई, इस तरीके से चीजें जो है आगे विकसित होगी। और फिर एग्रीकल्चर जब आ गया तो इसका मतलब वो जो अर्थव्यवस्था जो है शुरू होगी, और उस अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा बोलबाला किसका था, एग्रीकल्चर का। क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है तो किसका हो रहा है, सिर्फ एग्रीकल्चर का। क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के अंदर उस समय भाई मनुष्य को बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बीज लेने, बीज लो। जैसे अब सिंधु नदी बह रही है, उसके आसपास की जो रेत होगी, उसके आसपास की जो मिट्टी होगी, वो मिट्टी होती है उपजाऊ, अपने आप ही उपजाऊ होती है। क्योंकि जो नदियां होती है वो अपने आप अपने साथ में बहुत सारे पोषक तत्व लेके आती है, और पोषक तत्व लेके आती है तो उस आदमी ने वहां पर फेंक दिया, वो बीज फेंक दिए, और बीज फेंके फिर बरसात भी अपने आप ही हो रही है। उसके लिए कोई बरस बरस हमारा इंद्र राजा कुछ करने की जरूरत है नहीं, अपने आप ही बरस रहा है वो। तो अपने आप बरस रहा है तो पौधा उग रहा है, और फिर आप जो उसकी फसल को यूज में ले रहे हो। तो मनुष्य को खुद की तरफ से कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे आसान काम था, और ये सबसे आसान काम था तो उसको शुरू कर दिया। तो शुरुआत के अंदर जो भी अर्थव्यवस्थाएं डेवलप हुई है, वो सारी की सारी कैसी है, एग्रीकल्चर बेस्ड, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। फिर जब कृषि बहुत ज्यादा हो गई, आप कई सालों तक रह गए, आप जो है वो 20-30 साल 50 साल हो गए या 100 साल हो गए, फिर 100 साल तक आपने कृषि कृषि करते रहे, फिर कहा यार अपन को कुछ और भी चीजें कर लो। ये जो चीजें इसको जो काट रहे हैं, अपन फसल काट रहे हैं, तो फसल काटने के लिए अपन कुछ चीजों का प्रयोग कर लें, कोई हथियार वथियार बनाए, ठीक है, ऐसे जो है वो हथियार बना लिया आपने। फिर आपने जो पहिए वहिए का आविष्कार कर लिया, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए। तो इस तरीके से बाकी चीजों भी विकसित हो गई, इंडस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी विकसित हुई, पर वो उतनी ज्यादा जो है वो नहीं रही, ज्यादा जो है किस पर रहा, एग्रीकल्चर।
और ये कई सालों तक जो है ये चीजें ऐसे चलती रही। फिर उसके बाद में, अब उस समय एग्रीकल्चर के अंदर जितना आप प्रोडक्शन करते थे वो उतना ही उत्पादन होता था जितने की लोग उसमें लगे हुए हैं। कि भाई एक व्यक्ति को अगर एक साल की एक बोरी लगती है तो 10 लोग लगे हुए हैं और उत्पादन भी कितना हो रहा है, 10 बोरी हो रहा है। यानी कोई भी आदमी फ्री नहीं है, सब लोगों को एग्रीकल्चर में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सब काम करेंगे तब अपना भोजन जो है वो ले सकते हो। और ऐसा कई हजारों सालों तक चलता रहा। उसके बाद में मनुष्य के और दिमाग में आया कि यार ये अपन जो है वो ऐसा इतना सिंपल तरीके से क्यों करते हैं, क्यों ना इसके अंदर भी अपन कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर ले। अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो उत्पादन बढ़ जाएगा। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कि अब एक आदमी ही 2 बोरी का उत्पादन कर सकता है। इस तरीके से उन्होंने तकनीक का परिवर्तन किया, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक व्यक्ति 2 बोरी का उत्पादन कर सकता है। यानी 10 बोरी उत्पादित करनी है तो कितने लोग लगेंगे, 5 लोगों से 10 बोरी का उत्पादन हो गया, यानी 10 लोगों का भोजन तो तैयार हो गया। ये बाकी 5 बचे, ये क्या करेंगे? तो इन बाकी 5 को कहा कि तुम छोड़ो एग्रीकल्चर और तुम क्या करो, तुम जाओ उद्योग के अंदर। जो बाकी उद्योग चल रहे हैं, जो छोटे छोटे चल रहे थे उस समय, तो जो इतने बड़े स्तर पर नहीं थे, तो ये जो 5 लोग एक्स्ट्रा बच गए ये किसमें चले गए, उद्योगों में। और जैसे ये उद्योगों में गए, तो उद्योगों में मजदूरों की सप्लाई होगी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम करना शुरू कर दिया कि श्रम आ गया आपके पास में। और जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काम करना शुरू हुआ तो धीरे धीरे और उद्योगों का उत्पादन बढ़ गया। अब उद्योगों का जब उत्पादन बढ़ा तो लोगों को लगा कि यार ये जो उद्योग का हम उत्पादन कर रहे हैं ये भी इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, क्यों ना इसमें भी कुछ तकनीक ले आए, इसमें कोई टेक्नोलॉजी लाए। और ऐसा टेक्नोलॉजी लाए तो उद्योगों के अंदर भी बड़े परिवर्तन हो गए, जिसको अपन ने कह दिया औद्योगिक क्रांति। उसने क्या नाम दे दिया गया, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति, और क्रांति का मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन। क्रांति का मतलब होता है बहुत कम समय में बहुत बड़े परिवर्तन। उद्योगों के अंदर बहुत कम समय में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, इसको नाम दिया गया औद्योगिक क्रांति। मैं कहूं कृषि क्रांति होगी तो कृषि क्रांति, तो कृषि का जो उत्पादन हम कर रहे थे तो जिस तरीके से कर रहे थे उसमें बहुत कम समय में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, इसको क्या नाम दे दिया गया, कृषि क्रांति। तो वैसे औद्योगिक क्रांति क्या होगी, तो उद्योगों के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन हुए। और ये क्यों हो गए, क्योंकि लोग कहां पर आ गए थे, इधर। और इस वजह से फिर एग्रीकल्चर की जगह दूसरा जो सेक्टर जो है वो डेवलप हो गया, जिसको अपन सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसको सामान्य सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो बड़ी, जो इसको सामान्यतया कहा जाता है वो कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको और किस नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। अब औद्योगिक क्षेत्र में शुरू में ये जो लोग आए होंगे 5 लोग, ये मजदूरों के रूप में आए, इनको कुछ आता नहीं है उद्योगों के बारे में, पर ये लगातार अगर पूरे जीवन उद्योगों में काम करते रहेंगे तो इनकी जो स्किल का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति आया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने, इसमें काम करने आया है कंस्ट्रक्शन, निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग मतलब बिल्डिंग बनाते हैं, निर्माण वाले क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो शुरू में व्यक्ति आया कि साहब मेरे को भी काम दो इसमें, मेरे वहां पर एग्रीकल्चर तो हमारी हो जाती है, मैं खाली बैठा हूं, मेरे को काम दे दो। क्या काम आता है तेरे को, आता तो कुछ नहीं है, तो तू एक काम कर, फिर तेरे को काम देते हैं, ये ईंटें पड़ी है इसको इधर से इधर रख दे, ये तो कर लेगा, हाँ ये कर लूंगा, फिजिकल लेबर तो जो है कर सकता हूँ। तो व्यक्ति ईंटों को इधर से उधर करने लग गया। ये पत्थर पड़ा है, इस पत्थर को इधर से इधर रख दे, ये खड्डा खोद दे। ये सारे के सारे काम में आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो क्या है, जोर लगाना है। तो यहाँ पर जोर लगाना है तो भाई ये तो फिजिकल लेबर है, फिजिकल लेबर का काम कर लिया। अब फिजिकल लेबर के रूप में काम किया, जैसे पत्थर इधर से उधर रख रहा था, ईंट उधर से उधर रख रहा था। फिर उसको पता लगा कि ये पास के अंदर एक और आदमी है, वो जो है वो मसाला बना रहा है, वो बजरी और उसके अंदर किसको मिला रहा है, सीमेंट जो मिला रहा है, उसमें पानी मिलाकर उसको जो मसाला तैयार कर रहा है। तो वो जैसे ही वो ईंट रख के आया, थोड़ी देर बैठा, उसने कहा ये क्या करते हो तुम, करते हो क्या, कुछ नहीं, ये बजरी लेते हैं, ऐसे ही सीमेंट लेते हैं, इसको घोल बना देते हैं, ये हो जाता है मसाला। ऐसा ही होता है क्या, ले एक बार मेरे को बनाने दे। वो बना के देखे, तो बना के देखे तो यार ये बन गया, तो अपन को क्या आ गया, मसाला बनाना आ गया। मसाला बनाना आ गया तो अब स्किल का लेवल बढ़ गया। अब जो अगली बार किसी भी जगह जाए काम करने, तेरे को क्या आता है, मसाला बनाना आता है। पत्थर तो रख ही सकता हूँ, साथ साथ में मसाला बना दिया। तो व्यक्ति जो है उसने करियर की शुरुआत कर दी एक बेलदार के रूप में, एक सामान्य मजदूर के रूप में जो शुरुआत की। अब सामान्य मजदूर के रूप में शुरुआत की और फिर धीरे धीरे उसने और देखा कि भाई ये चीजें क्या चल रही है, कि भाई ये जो चीजें हैं वो, ये मसाला बना के इस मसाले का यूज क्या होता है। तो एक वो बैठा आदमी, वो क्या करता है, इसको एक से लेता है, यूं रखता है, फिर एक ईंट यूं रखता है, फिर एक ईंट यूं रखता है, फिर एक ईंट यूं रखता है,
फिर उसने कहा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लो 2-4 ईंटें रख के देखो। तो अगले भी व्यक्ति के पास में काम ज्यादा था, तो उसने देखा यार अपन अकेले ही परेशान हो रहे हैं, लो इसको कह देते हैं कि काम कर कि मैं ये वाली दीवार बना रहा हूँ, तो इधर वाली थोड़ी सी दीवार जो है वो बना दे। तो उसने एक दीवार बना दी, दीवार बनी, दीवार ठीक लगी, तो यार दीवार बना सकता है, इसका मतलब व्यक्ति को क्या आ गया अब, दीवार बनाना। अब दीवार बनाना आ गया, तब फिर उसने देखा कि भाई दीवार बनाने के बाद में क्या है, तो कुछ लोग जो है उसके ऊपर ऐसे मसाला फेंकते हैं और फिर ऐसे रगड़ते हैं, तो प्लास्टर करना भी आ गया। प्लास्टर करना आ गया, धीरे धीरे वो बन गया बंदा कारीगर। अब वो मिस्त्री, अब वो जो है मजदूर नहीं रहा। अब वो जो नए किसी जगह काम मांगने जाता है तो वो ये कहता है कि भाई मैं बेलदार नहीं हूं, मैं क्या हूं, कारीगर है। अब जो है वो आपका लेवल बढ़ गया, स्किल का लेवल जो है बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने समय के साथ चीजें सीख ली। फिर जब आपने देखा कि यार ये भवन बनाना मुझे आ गया, ये पूरा पूरा भवन मैं खुद ही बना सकता हूँ पूरा, कि कैसे तो जो है वो ये बनाया जाता है और ऊपर कैसे आरसीसी डाली जाती है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। फिर धीरे धीरे अगर वो उस इंडस्ट्री में काम करने लगेगा, उसको पता लगेगा कि भाई ये मजदूर लाते कहाँ से हैं, ये जो व्यक्ति होता है ये मजदूर कहाँ से आते हैं, ये सीमेंट कहाँ से आती है, ये रोड़ी कहाँ से आती है, ये बजरी कहाँ से आती है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी होगी। तो उसने कहा कि भाई अपन तो ठेकेदार बन गए। अब व्यक्ति क्या बन गया, ठेकेदार। और उसने एक बार जो है वो कहा कि आपका मकान मैं बनवा दूंगा, और पूरा मकान जो है बना के दे दिया। ऐसे करके 4-5 मकान बना दिए। फिर वो बन गया बनता बिल्डर। क्या अपन क्या है, बिल्डर है, इस जगह के जो है बहुत बड़े बिल्डर हो गए। फिर जो पहले छोटे मोटे काम बना रहे थे और अब बड़ी बड़ी जो है वो बिल्डिंगें बनाने लगे, तो व्यक्ति क्या बन चुका है, बिल्डर बन चुका है। शुरुआत कहां से की थी उसने, बेलदार से। पर धीरे 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 तो इंडस्ट्री में जब व्यक्ति काम करता है, इस पूरे के बात का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में काम करता है तो वो सीखता है स्किल्स, कौशल सीखता है। और जैसे जैसे कौशल सीखता जाएगा, इंडस्ट्री के अंदर उसका स्तर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और स्तर बढ़ता जाएगा तो उसके पास में इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। व्यक्ति की इनकम क्या हो जाएगी, इसके कारण बढ़ जाएगी। और इनकम जब बढ़ेगी तो व्यक्ति क्या करेगा। अब आपको भाई पहले आप जो है मजदूर थे, फिर आप कारीगर बने, फिर आप जो है वो ठेकेदार बन गए, फिर आप बिल्डर बन गए, तो आपके पास पैसे ज्यादा हो गए। जैसे व्यक्ति के पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले ये सोचेगा कि भाई यार मैंने जो करियर की शुरुआत की थी वो किसके रूप में की थी, एक बेलदार के रूप में की थी, पर मेरी आने वाली पीढ़ी को ये नहीं करना पड़े। वो ये सोचेगा कि मैंने तो कर ली जो कर ली, अपने तो जो है शुरुआती दिन बड़े दुख में देखे, निकल गए अपने तो, पर मेरे आने वाली पीढ़ी जो है वो ये ऐसा काम इससे शुरुआत ना करे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो फिर लोग कहेंगे कि उसके लिए तुझे इनको क्या करना पड़ेगा, शिक्षित, इनको क्या करो, शिक्षित करो। और ये बीमार नहीं हो समय पर, मतलब ऐसे इनके अंदर हिम्मत भी होनी चाहिए, तो इसके लिए इनकी चिकित्सा पर भी खर्च करो। शिक्षा पर खर्च करे और व्यक्ति किस पर खर्च करे, चिकित्सा। तो जैसे व्यक्ति पर पैसे आते हैं तो वो फिर खर्च करता है किस पे, शिक्षा और चिकित्सा पे। यार अपन तो सारी जिंदगी में ये मसाले ही लगाते रहे, पर कोई एक आदमी आता है, वो आता है नक्शा बना के जाता है और खूब सारे पैसे लेके चला जाता है। ठीक है, एक आर्किटेक्ट आता है, वो क्या बनाता है, सिर्फ एक नक्शा बनाता है। तो क्या यार ये मजदूरी वाले काम में कुछ नहीं पड़ा, ये जो नक्शा बनाने वाला काम है ना, ये कहां से होता है। तो अपने आने बच्चे को जो है वो क्या करना है, ये नक्शे बनाने वाली सिखाना है। तो फिर वो उसको किस में डालेगा कि तो ऐसा कर आर्किटेक्चर वाला जो है वो कोर्स सीख ले, या इंजीनियरिंग का कोर्स जो है वो कर ले। तो इंजीनियरिंग के अंदर डॉक्टरी में या फिर कोई और दूसरी जो सर्विसेज, यानी उसने, व्यक्ति ने अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसके ऊपर क्या किया, खर्च किया ताकि उनकी एजुकेशन का लेवल बढ़ सके। और जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ा तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो जब अपने कार्य के अंदर आएगी तो वो मजदूरी नहीं करेगी, वो क्या करेगी, सेवाएं देने लग जाएंगे। भाई हम जो है वो ये मसाले नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो है वो उद्योगों से आगे बढ़ जाएगी और आगे बढ़कर तीसरे क्षेत्र में चली जाएगी, उसको क्या कहते हैं अपन, सेवा क्षेत्र कहते हैं या तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो यानी किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वो पहले कृषि आधारित होती है, फिर वो उद्योग आधारित होती है और फिर वो सेवा आधारित हो जाती है। इस दुनिया में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं डेवलप हुई है वो सब इसी तरीके से हुई है। वो सबसे पहले कृषि आधारित थी, फिर क्या बनी, उद्योग आधारित, और फिर सेवा आधारित जो है वो बन गई। इसका एकमात्र एक्सेप्शन है, एकमात्र अपवाद है, और वो है भारत। इसका अपवाद को ये बाकी दुनिया की जो है वो डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ है, वो पहले कृषि आधारित थे, फिर उद्योग आधारित बने और फिर सेवा आधारित बन गए। इसका अपवाद कौन है, भारत। भारत क्या है, पहले कृषि आधारित था और फिर सीधे अपन किस पे चले गए, सेवा। अपन ने बाईपास कर दिया इसको, इधर गए ही नहीं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, इस इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ हम गए नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले कैसी थी, कृषि आधारित। जैसे आपने सुना होगा ना कि अर्थव्यवस्था कैसी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भारत की आजादी के समय थी, वर्तमान के अंदर नहीं है।
वर्तमान के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? सेवा आधारित है। हमारी जो जीडीपी है, भारत के अंदर जो जीडीपी कैलकुलेट होता है, जीडीपी शब्द सुना होगा, तो जीडीपी के अंदर 55% योगदान किसका आता है? सेवा क्षेत्र का आता है। जो कि आजादी के समय या 1950-51 के समय 55% जो है वो योगदान किसका हुआ करता था? कृषि क्षेत्र का। तो हम कृषि से जो है वो काम पर चले गए, सेवा क्षेत्र पर। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज का उतना डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ, और इसके कारण इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके कारण हुआ क्या? उसके कारण जीडीपी में योगदान तो ज्यादा है अपने सेवा क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में तो कम है, परंतु लोग जो है वो आज भी ज्यादा निर्भर किसके ऊपर है? कृषि पर। लगभग 50% लोग जो है वो कृषि पर आज भी निर्भर है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो अब 50% लोग आपके कृषि पर निर्भर है, परंतु उनके द्वारा जो जीडीपी में योगदान किया जा रहा है वो उतना नहीं है। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? प्राथमिक क्षेत्र, जिसको अपन कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। उसमें चीजें जो है वो कैसी आती है? जो प्रकृति की चीजें होती है वो उसके अंदर आ जाती है। दूसरा औद्योगिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है जिसके अंदर निर्माण और विनिर्माण होता है। तीसरा कौन सा होता है? सेवा क्षेत्र। अब देखो तो और अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो सभी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो कृषि से, उद्योग से सेवा की तरफ जाती है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे गई है? कृषि से सीधे कहां चले गए हम? सेवा क्षेत्र के अंदर चले गए। भाई आजादी के समय हमारे यहाँ कृषि का योगदान ज्यादा हुआ करता था, और अब हमारे यहाँ ज्यादा किसका योगदान है? सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा। फिर ये जो तीसरा जो सेक्टर है ना, सेवा वाला, अब इसमें तो आपने सारी सेवाएं डाल दी, जितनी भी सेवाएं हैं। कोई वेटर दे जो सेवा दे रहा है वो भी इसी में है, कोई आईएएस ऑफिसर जो सेवा दे रहा है वो भी इसी में है, कोई पॉलिटिशियन देश की सेवा कर रहा है वो भी इसी के अंदर है, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कोई जो है वो व्यक्ति काम कर रहा है, इसरो में कोई वैज्ञानिक काम कर रहा है वो भी इसी में। तो लोगों ने कहा यार आपने तो सब चीजों को एक ही जगह डाल दिया। कोई ड्राइवर काम कर रहा है तो उसको भी ये इसी में डाल दिया। तो इसमें क्या करो, थोड़ा सा भेद करो। तो इस सर्विस सेक्टर को और फिर 2 भागों में क्या कर दिया? और बांट दिया। लिखो देखिए, उसको कहते हैं अपन चतुर्थक और पंचम क्षेत्र। ये कौन सा है? चतुर्थक। ये लिखो देखो, सेवा क्षेत्र को या सेवा क्षेत्र को 2 अन्य क्षेत्रों में भी बांटा जाता है। सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 अदर सेक्टर्स। सेवा क्षेत्र को दो अन्य क्षेत्रों में भी बांटा जाता है। पहला चतुर्थक सेक्टर, चतुर्थक क्षेत्र, क्वार्टरनरी सेक्टर, चतुर्थक क्षेत्र, क्वार्टरनरी सेक्टर। इसके तहत ज्ञान आधारित सेवाएं रखी जाती। अंडर इट नॉलेज बेस्ड सर्विसेज आर केप्ट। इसके तहत ज्ञान आधारित सेवाएं रखी जाती। अंडर इट नॉलेज बेस्ड सर्विसेज आर केप्ट। इसके तहत ज्ञान आधारित सेवाएं रखी जाती है। अंडर इट नॉलेज बेस्ड सर्विसेज आर केप्ट। जैसे कानूनी सेवाएं, लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, प्रशासनिक सेवाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये भी सर्विस ही है ना। तुम तैयारी जिसकी कर रहे हो वो क्या है? एक सर्विस है, सेवा है। RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये सेवाएं हैं, ये नौकरियां नहीं है। ये क्या है? सेवा है। सेवा करनी पड़ेगी जनता की 24/7। नहीं, मेवा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, पर सेवा जरूर करनी पड़ेगी। 24/7 का काम है। यहां पर ऐसा नहीं है कि साहब 8 बजे गए 5 बजे वापस आ गए, अब अपना काम छुट्टी। आप SDM हो कहीं के तो आप यू आर रेस्पॉन्सिबल। उस क्षेत्र के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आप ही रेस्पॉन्सिबल हो। उसमें कभी भी कोई घटना हो जाए, अगर रात को 3 बजे आग लग गई कहीं पर, SDM साहब के पास में फोन आ गया, तो उठो भाई जाना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे नहीं यार मेरे तो अब ऑफिस तो खत्म हो गया, सुबह देख लेंगे। अरे सुबह क्या देख लेंगे? सुबह तक तो ट्रांसफर हो जाएगा, सब सस्पेंड हो जाओगे।
सुबह तक तो कलेक्टर जो है वो बुलाकर 10 गाड़ियां निकाल चुका होगा, क्योंकि तुम नहीं उठोगे तो कौन उठेगा? कलेक्टर उठेगा, तुम्हारा बॉस उठेगा, और बॉस कहे अच्छा बेटा मैं उठ रहा हूँ, और वो मेरा एसडीएम का है, वो सो रहा है साहब, उसको अब सुला देते हैं, पूरा ही सुला देते हैं। तो इसलिए आपको 24/7, आप ये नहीं कह सकते साहब मेरे बराबर की तनख्वाह तो जो है वो कोई और भी लेता है, कोई दूसरे किसी विभाग के अंदर काम करने वाला जो है आपके बराबर की तनख्वाह लेता होगा या आपसे ज्यादा भी लेता होगा, तो उसको उठाओ ना, उसको क्यों नहीं उठाया? वो नौकरी करता है, तू है सेवा करने आया है। सेवा करने का काम जो है किसका है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले लोगों का सेवा करने का काम है, तो आपको 24/7 उठना पड़ेगा, चाहे आप कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, आप RAS हो और चाहे आप IAS हो। अभी जो कोरोना वगैरह आया था, तो कोरोना के अंदर एक बार जो है वो हालत खराब हो गई थी, क्योंकि ये जो मीडिया वीडिया पागल है ये लोग, इन्होंने जो वो पैनिक फैला दिया, इतना ज्यादा पैनिक फैला दिया कि भाई वो मेडिकल ऑक्सीजन कब खत्म हो रही है, और सब लोग जो हॉस्पिटलों में जा रहे हैं और हॉस्पिटलों में बेड ही नहीं मिल रहे हैं। अब आप ये मीडिया में ये खबरें दोगे ना कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं और हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, तो हर आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और खुद खुद के बेड तो सर सिक्योर कर लेगा, भाई अपने तो बेड ले लो, पहले ही बैठ के पड़ जाओ इस बेड पे, हमने तो अपना बेड ले लिया भाई, क्या पता कल को मिले या नहीं मिले, और अपने तो जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके रख लो पहले से। तो लोगों ने जो है पहले से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके रख दिए, बेड जो है वो जबरदस्ती ऑक्यूपाई करके बैठ गए, जिनके ऑक्सीजन लेवल कम हुआ ही नहीं है। अभी जो ठीक ठाक सब कोविड हो गया, चलो ऑक्सीजन का जो आता है ना वो ऑक्सीमीटर से तो ठीक ठाक आ रहा है लेवल, अभी तो जो है वो 92 93 आ रहा है, अरे मेरे बहुत ज्यादा खतरनाक है हालत, जो है बहुत सांस ही नहीं लिया जा रहा। फिर उसको जो है वो किसमें एडमिट करोगे? एडमिट करो मुझे, तो एडमिट करो, अरे भाई तो घर पे रह सकता है, नहीं 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 एडमिट तो करो मुझे। फिर उसको एडमिट, अब उसको एडमिट करोगे तो जिसके वास्तु में डाउन हो गया है उसके लिए जगह नहीं मिलेगी, उसके लिए जगह नहीं मिलेगी तो वो थोड़ी देर रहेगा, वो गया वो गया, अरे भाई जा रहे हैं लोग। फिर जिसका वो 92 था ना वो कम और हो जाएगा, फिर उसका और कम होने लगेगा, अगर हालत खराब है। और फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है ही नहीं कि एक पड़ोस के अंदर बेड वाला था वो तो बिना ऑक्सीजन के चला गया, और तो फिर उसके घर वालों को जो है टेंशन वगैरह यार ये अपने वाला नहीं चला जाए ऐसे बिना ऑक्सीजन के, तो कहीं से लाओ भाई ऑक्सीजन, तो जहां से भी ऑक्सीजन मिली कि भाई वहां एक पड़ा है सिलेंडर, तो चुपचाप वहीं रखना, किसी को देना नहीं, किसी को बताना ही मत तुम तो। और उसकी जितने सिलेंडर्स हैं उनकी क्या करने लगे लोग बाग, कालाबाजारी करने लगे, उसको जो है वो ब्लैक मार्केटिंग के अंदर रख लिया, या फिर जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उन्होंने अपने अपने पास में रख लिया। तो अब इतने होते हैं मेडिकल जो सिलेंडर, उसकी एकदम से कमी हो गई, और कमी हुई तो सरकार के ऊपर हड़कंप मच गया कि लोग जो है वो मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं, और हॉस्पिटल्स जो है वो इतने ज्यादा ओवरलोडेड हो गए कि हॉस्पिटल्स के पास में बेड नहीं है, और बेड नहीं है तो फिर सरकार ने क्या करे, सरकार ने कहा क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी बना देते हैं, और क्राइसिस मैनेजमेंट का काम किसी IAS ऑफिसर को दे देते हैं। एक IAS ऑफिसर उनको दे दिया, वो 3 दिन नहीं सोए, 3 दिन उनको रात को फोन आया, रात को 2 बजे फोन आ रहा है कि साहब हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। तो वो कह मैं क्या करूं, तो 2 घंटे की बची है तो मैं कहां से लाऊं ऑक्सीजन, पैदा थोड़ी कर दूंगा यार, मैं पवन देव थोड़ी हूं मैं। अब ये ऑक्सीजन तो जो अब नहीं है, तो अब एकदम से इतनी रात को मैं कहां से ऑक्सीजन की व्यवस्था करूं? करो सब कहीं से भी करो। फिर वो रात को सारे जिला कलेक्टरों को जगाएगा, सब कुछ करेगा, और कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा, और ऐसे कोई भी उनको फोन करता तो 3 रात तो व्यक्ति जो है वो सोया ही नहीं। फिर जब 3 दिन हो गए कि यार अपने सो ही नहीं रहे, अपने यार बहुत सीनियर IAS ऑफिसर है, अपने ऐसे क्या है, तो फिर कहा ये ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर जितने भी RAS ऑफिसर्स थे राजस्थान के अंदर किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए सबको हाजिर कर लिया, दरबार लगा दिया एक, कि सबको जो प्रोबेशनर है चाहे जो सीनियर है कोई हो, आप जयपुर में बैठे हो तो इधर आओ, और सर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दे दी कि ये 2 हॉस्पिटल तुम्हारे हैं, ये 2 हॉस्पिटल तुम्हारे हैं, ये 2 हॉस्पिटल तुम्हारे हैं, और इसके अंदर की सारी आप जानकारी आप खुद रखोगे, और सब चीजें कि भाई कितनी ऑक्सीजन है, कितने पेशेंट्स हैं, उनको कितनी रिक्वायरमेंट है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी देर खत्म हो, कितनी देर तक चल सकती है, ये सब के सब पे नजर रखने के काम आपका है। और मेरे पास ये फोन नहीं आने चाहिए कि भाई 2 घंटे की बची है, मैं कहां से लाऊंगा 2 घंटे की बची है, तो उससे पहले आप प्रबंधन जो है वो प्रबंधन करके रखोगे। और तुम जयपुर में बैठे हो तो इसका मतलब तुम्हारी कोई ना कोई तो जैक है ही, ठीक है, इसलिए जो है तुम अपने स्तर पर भी प्रबंधन कर सकते हो। तो वो तो साहब कह के चले गए। फिर इनको जो है जयपुर जिला कलेक्टर ने बुलाया RAS, तो उनको देखो, उन्होंने कहा देखो यूं है, आप जब फील्ड में जाओ ना तो अपने आप को जयपुर जिला कलेक्टर ही समझना, क्योंकि मैं भी उतना ही काम कर सकता हूं जितना, तो भाई मैं भी कहां से लाऊंगा ऑक्सीजन तो इसलिए तुम अपने लेवल पर पहले प्रबंधन करना, सीधा नहीं मुझे फोन कर दो कि लो कलेक्टर साहब हमारे यहाँ खत्म हो रही है, तो अब मैं कहां से लाऊंगा?
तो इसलिए अपने लेवल पर जो है पहले प्रबंधन करना, और अगर तुम्हारे लेवल पर बिल्कुल ही नहीं हो तब फिर मुझे बताना। और जहां से ऑक्सीजन तो क्या अपने पास में आ जाएगी, पर ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए सिलेंडर नहीं है। तो तुम तो एक काम करो कि जहां से भी ऑक्सीजन के सिलेंडर ला सकते हो, कहीं से भी, किसी जो है वो ये जो होता है वेल्डिंग वेल्डिंग वाले जो उनके पास में होंगे, तो कहीं से भी जहां से ला सकते हो, किसी कचरे वाले से भी ला सकते हो, तो सब से ले आओ। और अपने के पास में सिलेंडर आ जाए तो सिलेंडर आते, और अपने पैसे देंगे उसको, फ्री में नहीं देंगे। ऐसे धमकाना मत किसी को कि हम जो सरकार है एक्वायर कर रही है, नहीं देंगे, लोग बहुत डर जाएंगे। तो इसलिए उसको कह रहे हैं कि भाई सरकार आपको मुंह मांगे पैसे देगी, और आप तो क्या दे दो, सिर्फ सिलेंडर दे दो, क्योंकि हमारे पास में ऑक्सीजन तो है, पर उस ऑक्सीजन को रखने के लिए सिलेंडर नहीं। तो इसलिए फिर वो जो सारे आरएएस ऑफिसर उसके अंदर लगे, और वो सब सुबह शाम बस यही हिसाब किताब ही रखते थे कि अब कितनी ऑक्सीजन है और कितनी ऑक्सीजन नहीं है। अपने कई सारे स्टूडेंट थे, तो उस समय कोरोना का टाइम था, तो हम यहाँ उसमें बैठे रहा करते थे स्टूडियो में, तो वो लोग सब आ जाते थे यहीं पे, और यही हिसाब किताब चलता रहता था। तो हमें लगता है ये क्या यार, इसको क्राइसिस मैनेजमेंट का वो सेंटर बना दिया, क्या बात है। यही बातें ऐसी हो रही थी, इतने सिलेंडर आ गए यार, अरे वो वहां से वो सिलेंडर, वो ट्रक रवाना हो गया है, वो अभी तक वहां पहुंचा क्यों नहीं है। तो इतनी हालत जो है वो खराब है। और ये क्यों, ये काम कौन कर रहा है, आरएएस ऑफिसर कर रहे हैं भाई। कार हालत तो खराब है वो तो, पर इतने जो ये काम कौन कर रहा है, ये क्योंकि ये है सेवा, बिकॉज इट इज अ सर्विस। आप मना नहीं कर सकते कि साहब वो मेरे से बराबर तनख्वाह लेता है, वो तो घर पे आराम से आराम कर रहा है, उनको तो आपने ऑफिस बुला ही नहीं रहे हो। और हमें जो है वो ऑफिस के, आप तो सीधे हमें हॉस्पिटलों में भेज रहे हो, जहां पर जो इतना कोरोना वोरोना है, तो आप जाना पड़ेगा। आप नहीं जाओगे तो फिर कौन जाएगा, तो आपको तो जो है ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसलिए ये कौन सी सर्विसेज होती है, क्वार्टरनरी सर्विस। ये कौन सी सर्विसेज के अंदर रखा जाएगा इसको, क्वार्टरनरी। फिर आती है एक पंचम, देखो पंचम सेवा, क्वीनरी, पंचम सेवा। इसके तहत बौद्धिक सेवाओं को रखा जाता है, अंडर इट इंटेलेक्चुअल सर्विसेज आर क्लैप। इसके तहत बौद्धिक सेवाओं को रखा जाता है, अंडर इट इंटेलेक्चुअल सर्विसेज आर कैप्ट। जैसे वैज्ञानिक, इंटेलेक्चुअल सर्विसेज आर कैप्ट, वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो होते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो पहले कैसी थी, अगर अब क्षेत्रों में वापस वही बात करें पुरानी वाली, तो देखो ये दो जो है वो तो यूं यूं ही है, ये जो दो वाले हैं चतुर्थक और पंचक, ये कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सामान्यतः अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, वो तीन ही होते हैं। तो आपके दिमाग के अंदर हमेशा कैसे रहने चाहिए, तीन। कोई एडिशनली पूछ ले सब चतुर्थक और पंचक, तो हाँ चतुर्थक पंचक भी होते हैं, वो सिर्फ सेवा क्षेत्र को ही क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। परंतु वैसे अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र है, तीन। और कोई भी अर्थव्यवस्था होती है तो वो सबसे पहले कृषि आधारित होती है, फिर वो उद्योग आधारित होती है, और फिर वो सेवा आधारित होती है। देखो सभी अर्थव्यवस्थाओं का विकास, हाँ डिसीजन मेकिंग भी आती है इसके अंदर, पॉलिटिकल सर्विसेज भी आती है, पॉलिटिकल सर्विसेज भी आती है। ये जो क्वीनरी है ना, इसके अंदर पॉलिटिकल सर्विसेज भी आती है, राजनीतिक। लिखो तो, किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास निम्नलिखित क्रम से होता है। क्या सभी लिखा है, हाँ, तो सभी अर्थव्यवस्थाओं का विकास निम्नलिखित क्रम से होता है। सभी अर्थव्यवस्थाओं का विकास निम्नलिखित क्रम से होता है। ऑल इकोनॉमीज डेवलप्स इन फॉलोइंग ऑर्डर। सभी अर्थव्यवस्थाओं का विकास निम्नलिखित क्रम से होता है। सबसे पहला क्या होगा, कृषि आधारित, पहला कृषि आधारित, दूसरा उद्योग आधारित, और तीसरा सेवा। पहला कृषि आधारित, दूसरा उद्योग आधारित, और तीसरा सेवा आधारित। एग्रीकल्चर बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रारंभ में, इंडियन इकोनॉमी वाज इनिशियली, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रारंभ में
कृषि आधारित थी। इंडियन इकोनॉमी वाज इनिशियली एग्रीकल्चर बेस्ड। इंडियन इकोनॉमी वाज इनिशियली एग्रीकल्चर बेस्ड। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रारंभ में कृषि आधारित थी, क्योंकि बिकॉज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में कृषि का योगदान 50% से अधिक था। बिकॉज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी वाज मोर देन 50%, क्योंकि जीडीपी में कृषि का योगदान 50% से अधिक था। वर्तमान में एट प्रेजेंट वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा आधारित है। एट प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी इज सर्विस बेस्ड। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा आधारित है, क्योंकि जीडीपी में लगभग 55% योगदान, बिकॉज अराउंड 55% कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में लगभग 55% योगदान, बिकॉज अराउंड 55% कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज ऑफ सर्विस सेक्टर। तो जीडीपी में लगभग 55% योगदान सेवा क्षेत्र का है, इज ऑफ सर्विस सेक्टर। जीडीपी में 55% योगदान सेवा क्षेत्र का है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। इन इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर was not sufficiently could not sufficiently develop. In India, industrial sector could not sufficiently develop. भारत में औद्योगिक क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। In India, industrial sector could not sufficiently develop. ये है क्या? औद्योगिक क्षेत्र। ठीक, चलो फिर आज के लिए जो है वो तय करेंगे, बाकी जो है वो कल अपन शुरू करेंगे बैंकिंग।